गुल ग सुबह जल्दी लुकिंग अपने पेट की गरज से जाग गया। अपने पेट में भूख महसूस करते हुए उन्होंने सांस ली और अपने पेट को रगड़ लिया। तुम्हारा सारा शोर व्यर्थ है, अब मुझे खाना कहाँ मिलेगा? उन्होंने अपने आसपास देखा, एक जर्जर घर जिसे मुश्किल से घर कहा जा सकता था, और एक कड़वी मुस्कान दी। हो सकता है कि अन्य लोगों ने सुचारू रूप से पारगमन किया हो, फिर भी यहाँ वे अपना पेट भरने में असमर्थ थे। ये किस तरह की स्थिति थी? वे 2 दिन से बिस्तर पर लेटा हुआ था। 2 दिन पहले जब लुकिंग ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को इस अज्ञात दुनिया में पाया। चिथड़े, चमड़े और हड्डियों के कपड़े पहने वे एक किशोर लड़का भी बन गए थे। बाद में कुछ समय बाद लुकिंग को अपनी दुर्दशा का पता चला। वे ट्रांसमाइग्रेट हो चुके थे, एक ऐसे युवक के रूप में फिर से पैदा हुए जिसने अभी अभी अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, और उनके दफनाने के लिए अपनी सामरिक संपत्ति बेचने के बाद वे कमजोर शरीर और अत्यधिक दुख के कारण एक ठंडी रात में से पूरा करने में असमर्थ थे। शायद मृत्यु जरूरी नहीं है कि एक बुरी बात थी। अपने मस्तिष्क में यादों तक पहुंचने के बाद लुकिंग का ये पहला विचार था। किशोरावस्था में इस दुनिया में जीवित रहना बहुत मुश्किल था। मृत्यु जरूरी नहीं है कि एक बुरी बात थी। हालांकि भाई, आप जाग रहे हैं? अचानक लुकिंग के विचार एक उत्तेजित चिल्लाहट से बाधित हो गए। उन्होंने अपना सिर घुमाया और देखा कि लगभग 5 या 6 साल की एक छोटी लड़की अपने हाथों में एक भूरे रंग की वस्तु पकड़े हुए दरवाजे पर खड़ी है और उनके चेहरे पर खुशी से देख रही है। छोटी लड़की भागकर लुकिंग के पास गई। भाई, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं अब बेहतर हूँ लिटिलियन, आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है, लुकिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बहुत अच्छा है भाई, आप आखिरकार बेहतर हो गए। लुकिंग को ये कहते हुए सुनकर कि वो ठीक है, छोटी लड़की की आंखें लाल हो गई। उसके गालों से आंसू बहने लगे। पिछले 2 दिन से आपका चेहरा वास्तव में लाल और गर्म हो गया था, और आप कह रहे थे कि आपको ठंड लग रही है। मुझे नहीं पता था क्या करना है। आप जवाब नहीं देंगे। मैंने आपको कितनी भी जोर से फोन किया हो, मुझे लगा आप मुझे पिता और माँ की तरह पीछे छोड़ देंगे। छोटी लड़की को रोते हुए देखकर लुकिंग को बहुत दर्द हुआ। वे पिछले 2 दिन से अपने मन की यादों के साथ विलय हो रहा था और कोमा में प्रतीत होता था। हालांकि वो बाहर के शोर को मुश्किल से महसूस कर सकता था, उसकी चेतना स्पष्ट नहीं रह सकती थी। कुछ समय के लिए जागने के अलावा वो जल्द ही फिर से बेहोशी की हालत में चला गया। उसने अस्पष्ट रूप से छोटी लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी, लेकिन जवाब नहीं दे सका। लुकिंग ने हाथ बढ़ाया और छोटी लड़की के सूखे पीले बालों को ताड़ दिया। ये मेरी गलती है लिटिलियन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब बीमार नहीं रहूंगा। क्या ये तुम्हें चिंता करने से रोकेगा? हाँ, छोटी यान ने मुस्कुराते हुए अपना छोटा हाथ बढ़ाया। तो फिर चलो पिंकी वादा करते हैं। लुकिंग ने अपनी पिंकी बढ़ाई और उन्होंने अपनी उंगलियों को एक साथ जोड़ लिया। झुकी हुई उंगलियां, 100 साल कोई बदलाव नहीं, जो भी बदलता है वो एक पिल्ला है। वादा करने के बाद लिटिल यान को तुरंत खुशी महसूस हुई। उसके छोटे से मस्तिष्क में, क्योंकि उन्होंने एक पिंकी वादा किया था, अब कुछ भी नहीं बदलेगा और उसका भाई फिर से कभी बीमार नहीं होगा। छोटी यान, हाथ में क्या लेकर जा रही हो? तभी लुकिंग ने छोटी लड़की के हाथ में वस्तु को देखा। ये एक उबली हुई सूरी है भाई, क्या आप इसे नहीं पहचानते हैं? छोटी लैन ने दोनों हाथों में भूरे रंग की वस्तु को उठाया और उत्साह से लुकिंग को सौंपते हुए कहा, ये बगल के दादा झांग से है। छोटी यान इसे अकेले नहीं खाना चाहता था, तो मैंने सोचा मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करने के लिए वापस ले आऊं। मैं अभी वापस आई और देखा कि तुम बेहतर थे। एक उबली हुई चुई? लुकिंग ने मंद वस्तु को देखा जो उनके याद किए गए बनों से काफी अलग था। हालांकि ये जानते हुए कि वे अब दूसरी दुनिया में हैं, वे फिर से सहज महसूस कर रहे थे। अगर दुनिया भी बदल गई थी तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बन अलग दिखते थे। जैसे ही उन्होंने इस पर विचार किया, उनकी नज़र कुछ सेकंड्स के लिए ग्रे बन पर टिकी रही, जब अचानक पाठ की एक पंक्ति दिखाई दी। मोटे अनाज के बन, चावल की भूसी, गेहूं के आटे और जंगली सब्जियों से बने, जिसमें सीमित पोषण है। उसी समय बन से एक धूसर प्रकाश निकला। ये क्या था? लुकिंग ने पलक झपकाई और महसूस किया कि पाठ अभी भी ग्रे बन के ऊपर तैर रहा था और गायब नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि ये एक भ्रम नहीं था। इससे पहले कि लुकिंग गहराई में जाते, लिटिल यान ने ग्रे बन को पकड़ा और उसे अपने होठों पर चढ़ा दिया। ये खाओ भाई, अभी ठीक हुए हो, और दादा चेन ने कहा था कि लोगों को बीमार होने के बाद कुछ पौष्टिक खाना चाहिए। अपने शरीर में भूख की बदबू महसूस करते हुए लुकिंग जो व्यग्र था, उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने बन लिया और इसे आधा फाड़कर उसे लिटिल यान को वापस सौंप दिया। चलो साथ में खाना खाते हैं। वो ये नहीं भूला था कि छोटी बच्ची ने पहले महसूस किया था कि उसे बन दिया गया था और वो इसे उसके साथ साझा करना चाहती थी।
अप्रत्याशित रूप से लिटिल यान ने अपना सिर हिलाया और आधे भाग को लुकिंग के हाथ में वापस धकेल दिया। भाई खाओ, लिटिल यान को भूख नहीं है, तुम्हें और खाने की आवश्यकता है ताकि तुम्हारा शरीर जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि उसने ये कहा, लुकिंग ने उसे स्पष्ट रूप से अनिच्छिक रूप से निगलते हुए देखा। उसके पीले पीले बालों को देखकर उसे दया की एक लहर महसूस हुई और उसने एक बार फिर से आधा भाग उसके हाथ में रख दिया। भाई अभी अभी ठीक हुआ है और उसे एक बार में बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए, इससे पेट खराब हो जाएगा। तो तुम ये आधा खाओ, क्या ये ऐसा है? छोटी यान ने आधा बन पकड़ते हुए अपना सिर झुकाया और पूछा। लेकिन ये दादा चैन ने जो कहा था उससे अलग लगता है। गंभीर बीमारी से उभरने वाले लोगों को अधिक खाने से बचना चाहिए। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो तुम अगली बार दादा चैन से पूछ सकते हो कि ये सच है या नहीं। ओके, छोटी यान ने सिर हिलाया। पूरी तरह से समझ में नहीं आया। फिर भी उसे इस बात का एहसास नहीं था कि एक मोटे अनाज का बन अत्यधिक खाने से बहुत दूर था। लुकिंग ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, चूंकि मैं इसे खत्म नहीं कर सकता, चलो साथ में खाते हैं लिटिल यान। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। ओके, छोटी यान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चूंकि भाई खत्म नहीं कर सकता, लिटिल यान मदद करेगी। इस प्रकार भाई बहन खुशी खुशी अपने आधे बन को चबाने लगे। जल्द ही लुकिंग ने अपना आधा पूरा कर लिया। उसके पेट में रिक्तता की भावना अंततः थोड़ी राहत के साथ कम हो गई और उसके पेट से एक गर्मी फैल गई जिससे वो फिर से जीवंत हो गया। सच मानिए तो बन का स्वाद उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये बड़ा था और आकार में छोटा नहीं था। केवल आधे के साथ भी इसने लुकिंग की भूख को थोड़ा कम कर दिया, जिससे वे पहले की तरह चक्कर और कमजोरी महसूस नहीं कर रहे थे। छोटी लड़की को अभी भी लगन से चिन्हौते देखकर लुकिंग ने उसे परेशान नहीं किया और अपना ध्यान दूसरी बात पर केंद्रित किया। उन्हें वो पाठ की पंक्ति याद आ गई जो बंद पर दिखाई दी थी। इस पर विचार करते हुए लुकिंग खड़े हो गए, मेज पर गए और एक कटोरा उठाया। उसने इसे अपनी आंखों के सामने रखा और चुपचाप देख रहा था। फिर कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने देखा कि कटोरे पर एक धूसर प्रकाश की एक परत निकल रही है। मिट्टी के पात्र का टूटा हुआ कटोरा, एक छोटा सा मिट्टी का पात्र जो थोड़ा अशुद्ध लगता है। ये ठीक वैसा ही था जैसा उन्हें संदेह था और लुकिंग के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अरे नहीं, मत भागो। एक साधारण लकड़ी के बाड़ से घिरे छोटे से आंगन के अंदर लिटिल यान अपने छोटे छोटे पैरों के साथ एक तितली का पीछा कर रही थी। लुकिंग एक पत्थर के डंडे पर बैठे हाथ में छोटे लाल फूलों वाले एक पौधे को देख रहे थे। इस समय उनकी दृष्टि के क्षेत्र में छोटे लाल फूलों वाला पौधा एक हल्की सफेद चमक का उत्सर्जन कर रहा था, जिसके ऊपर पाठ की 2 पंक्तियां तैर रही थीं। गाय की हड्डी की घास औसत गुणवत्ता, औषधीय रूप से उपयोग की जा सकती है। हड्डी की चोटों के लिए काफ़ी प्रभावी प्रतीत होता है, घायल होने पर उपयोगी हो सकता है। इसमें कुछ समय लगा था, लेकिन लुकिंग ने मोटे तौर पर यह पता लगा लिया था कि उनकी आंखों के सामने पाठ क्या था। सरल शब्दों में, शायद प्रवास के कारण उन्होंने एक महाशक्ति हासिल कर ली थी। अभी के लिए इस महाशक्ति की मुख्य अभिव्यक्ति ये थी कि जब भी वे किसी वस्तु पर अपनी नज़र केंद्रित करते थे तो कुछ समय बाद वो वस्तु चमकती और एक सरल पाठ विवरण दिखाई देता था। इसके अलावा नज़रें जितनी देर तक टिकी रहेंगी उन्हें उतनी ही अधिक जानकारी मिलेगी, लेकिन ये जानकारी असीमित नहीं थी। ऐसा लगता था कि इसमें कुछ मानक था। लुकिंग ने कुछ समय तक अनुमान लगाया कि शायद इस मानक का कुछ वस्तुओं से निकलने वाली चमक से लेना देना था। भूरे रंग की चमक वाली वस्तुओं में चाहे वो कितना भी लंबा क्यों न दिखे, केवल विवरण की एक पट्टी थी। सफ़ेद रंग की चमक वाली वस्तुओं में 2 से अधिक वर्णनात्मक पट्टियां थीं। और लुकिंग के हाथों में गाय की हड्डी की घास ही एकमात्र पौधा था जो उन्हें छोटे से आंगन के चारों ओर मिला, जो एक सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ये क्या है? एक गेम इंटरफेस? लुकिंग ने अपने पिछले जीवन में कभी कभी खेले गए कुछ मानचित्र चलने वाले खेलों के बारे में सोचा। उसने इसके बारे में सोचा और अपने हाथ से इशारा किया, लिटिल यान एक पल के लिए यहाँ आओ। क्या बात है भाई? छोटा खुशी से भाग गया। भाई आपको देखना चाहते हैं। लुकिंग ने उसके सिर से चिपकी घास को हटाने में मदद की और उसके चेहरे पर अपनी नज़र केंद्रित की। कुछ समय बाद लिटिल यान पर एक धुंधली सफ़ेद चमक दिखाई दी और उसके ऊपर पाठ की एक पंक्ति उभरी, लू श्याओयान, एक मानव शावक, मादा। कितना खराब वर्णन है। लुकिंग का सिर कई काली रेखाओं से कांप रहा था, फिर भी वे देखते रहे। कुछ समय बाद पाठ की एक और पंक्ति दिखाई दी, एक दयालु मानव शावक, वो थोड़ी कुपोषित है। लुकिंग रुक गए। छोटे के बालों पर पीले बालों को देखते हुए वो कुछ शांत महसूस कर रहे थे। भाई, क्या आपने खोज पूरी कर ली है? छोटे ने मासूम सी नज़र से देखा और पूछा। हाँ, मैंने कर ली है। छोटी यान निश्चित रूप से बड़ी होकर एक महान सुंदरता होगी। लुकिंग ने छोटे के बालों को प्यार से रगड़ा। छोटी ने अपना सिर झुका के पूछा, बड़ी सुंदरता क्या है?
हाँ हाँ, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम बड़े हो जाओगे। छोटे के मासूम शब्दों को सुनकर लू किंग का मूड भी बहुत रोशन हो गया। भविष्य में चाहे जो भी हो, अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस छोटे बच्चे की अच्छी तरह देखभाल की जाए जो जीवन भर उस पर निर्भर है। ये मूल मालिक द्वारा मृत्यु से पहले छोड़ी गई सबसे बड़ी इच्छा भी थी। और इस अजीब दुनिया में अच्छी तरह जीने के लिए उन्हें उनकी इस अकथनीय रूप से अर्जित महाशक्ति पर भरोसा करना होगा। इस विचार के साथ लू किंग ने गाय की हड्डी की घास को उठाया और लिटिल यान के सामने रख दिया। लिटिल यान, क्या तुम्हें पता है कि ये पौधा क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? लिटिल यान ने नीले फूलों वाले पौधे को देखा, एक पल के लिए अपनी भौएं एकाग्र की और फिर अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन दादा झांग के बड़े बैल को वास्तव में इस तरह की घास खाना बहुत पसंद है। लिटिल यान को ये नहीं पता था कि लू किंग अपने आप पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वे मूर्ख बन रहे थे। यहाँ तक कि मूल मालिक की याद में भी गाय की हड्डी की घास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि केवल कुछ साल के बच्चे को पता होगा। लेकिन लिटिल यान के अगले बयान ने उन्हें रोकने पर मजबूर कर दिया। भाई, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये घास क्या है तो आप दादा चैन से पूछ सकते हैं। उन्हें इन सब फूलों और पौधों से प्यार है और वे इन फूलों और पौधों का इस्तेमाल भी करते हैं और पानी पीने के लिए एक कड़वा मिश्रण बनाते हैं। इस समय लिटिल यान को कुछ याद आ रहा था और उसका पूरा छोटा चेहरा कांप रहा था। दादा चैन, लू किंग ने अपनी यादों में याद किया और जल्दी ही एक दयालु और दुबले बूढ़े आदमी की छवि उनके मन में सामने आ गई। आह, बड़े डॉक्टर का गांव वाले सम्मान करते थे। डॉक्टर? लू किंग के मन में एक विचार आया। नोट के अनुसार गाय की हड्डी की घास निसंदेह एक औषधीय जड़ी बूटी थी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या बूढ़े डॉक्टर चैन इसका उपयोग करना जानते थे। छोटा यान, जब भाई बीमार था तो क्या दादा चैन आए थे? उन्होंने ऐसा ही किया भाई। उस समय आप हमेशा सोते रहते थे और जब लिटिल यान आपको बुलाती थी तब भी आप जागते नहीं थे। मैं डर गया था, इसलिए मैं बहुत रोया। फिर दादा चैन आए और आपको देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप बीमार हैं, ठंडी हवा के बारे में कुछ। उन्होंने तुम्हारे पीने के लिए वो कड़वा मिश्रण बनाया और तुम्हारे पीने के एक दिन बाद भाई तुम जाग गए। जैसे ही लिटिल यान ने बात की, वो अचानक विस्मय में चिल्लाई, दादा चैन बहुत अद्भुत हैं, भाई सिर्फ एक कटोरी कड़वा पानी पीने से ठीक हो गए। लू किंग चुप थे। केवल वे जानते थे कि बूढ़े डॉक्टर चैन के द्वारा दी गई दवा ने उस लड़के की जान नहीं बचाई थी। लेकिन अब उन्हें याद आया कि उनकी चेतना की धुन के दौरान उन्होंने वास्तव में महसूस किया था कि कोई उन्हें कुछ खिला रहा था जो उनके शरीर को गर्माहट, उनके हृदय की रक्षा करता था और उन्हें चेतना संलयन की कठिन अवधि को सहन करने की अनुमति देता था। अन्यथा उनके कमजोर शरीर के कारण ये अनिश्चित था कि क्या वे सफलतापूर्वक जागते। अंत में ऐसा लगता था कि बूढ़े डॉक्टर चैन के पास वास्तव में असली कौशल थे और इस तरह उन्हें उनके आभार को अर्जित किया। लू किंग इस बात पर विचार कर रहे थे जब उन्हें अचानक एक घुरी महसूस हुई। नीचे देखा तो उन्होंने लिटिल यान को उनकी ओर देखते हुए पाया। क्या बात है लिटिल यान? भाई, लू किंग को भी भूख लग रही थी। उन्होंने शुरुआत में ज्यादा नहीं खाया था और उन्होंने पहले जो आधा बन खाया था वो लंबे समय तक पच चुका था। लेकिन उन्होंने पहले ही देख लिया था कि घर में खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। चावल का जार इतना साफ था कि चूहे भी पास नहीं आते। अगर ये बगल में दादा झांग के लिए नहीं होता तो उन दिनों में जब वे बेहोश थे, लिटिल यान शायद भूख से मर गई होती। इसे ध्यान में रखते हुए लू किंग को याद आया कि उन्हें दादा झांग और बूढ़े डॉक्टर चैन का धन्यवाद देना चाहिए था। उनकी मदद के बिना वो और उसकी बहन शायद ही बच सकते थे। लेकिन उनका घर वर्तमान में बहुत गरीब था, पूरी तरह खाली, और वे धन्यवाद का एक छोटा सा उपहार भी नहीं दे सकते थे। उन्होंने पहले ये पता लगाने का फैसला किया कि उनका पेट कैसे भरे। धन्यवाद थोड़ा और इंतजार कर सकता था, लेकिन उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? परिवार में अधिकांश कृषि भूमि को मूल मालिक ने अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेच दिया था। जो थोड़ी सी बची थी उसकी उपेक्षा की गई थी और लगभग कोई फसल नहीं थी, इसलिए खेतों में जीविका पाने की संभावना निराशाजनक थी। दूर का पानी पास की आग को नहीं बुझा सकता था। भले ही वे अभी फसलें लगाते वे समय पर नहीं उगती और वे फसलों के पकने से पहले ही भूख से मर सकते थे। कुछ सोचने के बाद लू किंग उस कमरे में गए जहां उनके माता पिता कभी रहते थे। चारों ओर खोजबीन की और अंत में एक छोटे डिब्बे से एक मेटल की सुई और कुछ भांग का धागा मिला। सुई उनके पिछले जीवन की कढ़ाई की सुइयों की तुलना में बहुत मोटी थी, जो काफी मजबूत लगती थी। लू किंग ने मेटल की सुई निकाली, इसे थोड़ी देर आग में गर्म किया और फिर इसे हुक के आकार में मोड़ने के लिए चॉपस्टिक की एक जोड़ी का उपयोग किया। फिर उन्होंने भांग के धागे के कई धागे लिए, सावधानी से उन्हें कुछ मोटे और अधिक टिकाऊ धागे में मोड़ दिया और लोहे के हुक को कसकर बांध दिया। इसके बाद उन्होंने घर के पीछे के झुंड से एक लचीले बांस की लंबाई काटी और उससे हेम्पलाइन के दूसरे सिरे को बांध दिया। अंत में उन्होंने हुक के ऊपर सूखी लकड़ी के एक हिस्से को बांध दिया जो फ्लोट के रूप में कार्य कर सकता था।
इस प्रकार एक साधारण मछली पकड़ने की छड़ी लू किंग द्वारा तैयार की गई थी। भाई ये क्या है? छोटा यान चुपचाप लू किंग को व्यस्तता से काम करते हुए देख रहा था, और जब उसने मछली पकड़ने की छड़ बनाना समाप्त कर दिया तो वो जिज्ञासा के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। इसे मछली पकड़ने की छड़ कहा जाता है। इसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा या नहीं, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है। लू किंग ने बांस की छड़ को लहराया, अपने हाथ में इसकी अनुभूति का परीक्षण किया और वो कुछ हद तक संतुष्ट थे। अपने पिछले जीवन में वो मछली पकड़ने के शौकीन थे और कभी-कभी मनोरंजन के लिए छोटी छड़ें बनाने का आनंद लेते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये कौशल वास्तव में यहाँ काम आएगा। छोटे की आंखें अचानक चमक उठी। भाई, क्या आप मछली पकड़ सकते हैं? क्या मैं किसी को पकड़ सकता हूँ, ये भी अनिश्चित है। चलो कोशिश करते हैं और देखते हैं। अगर हम वास्तव में मछली पकड़ते हैं तो हमारे पास पीने के लिए मछली का सूप होगा। मछली का सूप! इन दो शब्दों को सुनकर लिटिल यान पहले से ही एक कल्पना में बह गई थी। उसकी लार उसके मुंह के कोने से लगभग बह रही थी। भाई चलो जल्दी मछली पकड़ने चलते हैं। छोटा अधीर हो रहा था। उसने आखिरी बार बहुत पहले नए साल के दौरान मछली खाई थी, जब उनके पिता ने बाजार से एक बड़ी मछली खरीदी थी। उनकी स्मृति में मछली अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट थी। इतनी जल्दी मत करो, हमें अभी कुछ चारा तैयार करने की जरूरत है। चारा ढूंढना मुश्किल नहीं था। लू किंग आंगन के कोने में मिट्टी के एक ठंडे और उपजाऊ हिस्से में गया और एक दो बार खुदाई करने के बाद उसे वो चारा मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। लाल केचुआ, मिट्टी को ढीला करने का एक महान सहायक, जाहिर तौर पर दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केचुए के बारे में दिखाई देने वाली अजीबोगरीब जानकारी पर ध्यान दिए बिना लू किंग ने उसे एक बांस की नली में डाल दिया। वो इस प्राणी को खोद रहा था ताकि दवा के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके। वो चिकित्सा कौशल को नहीं समझता था। बांस की नली को सील करने के बाद हवा के लिए केवल एक छोटा सा छेद छोड़ते हुए लू किंग ने मछली पकड़ने की छड़ को कंधी पर उठा लिया और अपने हाथ में लकड़ी की एक पुरानी बाल्टी ले गए। भाई बहन गर्व से बाहर की ओर चलते हुए निकल पड़े। जैसे ही वो छोटे से आंगन से निकले और गांव में ज्यादा दूर नहीं गए तो उन्हें एक महिला ने रोक लिया। लू किंग, तुम बेहतर हो? चलने में सक्षम हो? महिला कपड़ों की एक टोकरी पाल रही थी। स्पष्ट रूप से उन्हें धोने के बाद वापस आ गई थी। उसका स्वर आश्चर्य से भरा हुआ था। क्या ये नहीं कहा गया था कि लू परिवार का लड़का गंभीर रूप से बीमार था और मुश्किल से कोई सांस बची थी? यहाँ तक कि बड़े डॉक्टर चैन को देखा और कहा था कि ये भाग्य पर निर्भर करता है। एक दिन अंदर कैसे आया? वो इधर उधर कूद रहा था, बाहर निकलने में सक्षम था। कल रात ही ग्रामीण चर्चा कर रहे थे कि उनका शव लेने कब जाना है। हाँ आंटी वांग, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन 2 दिन सोने के बाद मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गई और आज सुबह मैं बिस्तर से उठ सका। लू किंग ने पिछले मालिक के सामान्य स्वर में जवाब दिया। ये सौभाग्य की बात थी कि पूर्व मेजबान कुछ हद तक स्वभाव से आरक्षित था और उसकी नकल करना मुश्किल नहीं था। बड़ी डॉक्टर चेन की दवा पीने के बाद भई ठीक हो गया। लिटिल यान ने एक तरफ से हस्तक्षेप किया। आंटी वांग ने लू किंग के चरित्र में किसी बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। ये देखकर कि लू किंग वास्तव में बेहतर लग रहे थे, वो भी मुस्कुरा दी। उन्होंने बार बार कहा, ये अच्छा है कि आप बेहतर हैं, वास्तव में अच्छे हैं। उन्होंने राहत की सांस भी ली। पिछले 2 दिनों में गांव के कुछ बुजुर्ग लोग लू किंग से मिलने गए थे और बाद में उन्होंने कहा था कि वो शायद इस कठिन परिस्थिति से नहीं उबर पाएंगे। सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि लू शायान का क्या होगा अगर लू किंग वास्तव में ऐसा नहीं कर सका। बुजुर्गों में आम सहमति थी कि गांव के परिवारों में से एक को लिटिल यान में रहना चाहिए, बाकी को पोषण संबंधी वजीफे के रूप में कुछ पैसे देने चाहिए। उसे निराश करने के लिए उसका अपना आदमी वापस आकर कहता है कि वो लिटिल यान को अडॉप्ट करना चाहता है, ये दावा करते हुए कि पिछले अकाल के दौरान जब सभी एक साथ गांव से भाग गए थे तो लू परिवार के कुलपति उसके प्रति दयालु थे और वो उसकी अंतिम रक्त रेखा को बिना किसी देखभाल के जाते हुए नहीं देख सकता था। स्वाभाविक है कि आंटी वांग एक अप्रत्याशित बोझ के विचार से खुश नहीं थी, लेकिन उसने खुले तौर पर अपने आदमी को डांटने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो केवल प्रार्थना कर सकती थी कि लू किंग इससे उबर जाए। अब ये देखकर कि लू किंग वास्तव में ठीक हो गए हैं, वो ईमानदारी से खुश महसूस कर रही थी। इसके बारे में सोचकर आंटी वांग ने लू किंग से ईमानदारी से कहा, लू किंग, तुम्हें भविष्य में अपनी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। लिटिल यान को अब केवल तुम पर ही निर्भर करना है।
अगर तुम भी यहाँ नहीं होते तो वो अकेले क्या करती? लुकिंग को कुछ आश्चर्य हुआ। मूल मेजबान की स्मृति में ये आंटी वांग इतनी गर्मजोशी वाली व्यक्ति नहीं लगती थी। हालांकि उसने फिर भी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं समझता हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद आंटी वांग। मैं लिटलियान की अच्छी देखभाल करूंगा। अच्छा, वो एक समझदार लड़का है। आंटी वांग संतुष्ट थी। जब तक लुकिंग आसपास था उसके आदमी को लिटलियान को गोद लेने का विचार नहीं आया और उसे अब और चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही उसकी हिम्मत बढ़ी, आंटी वांग ने आखिरकार उन वस्तुओं को देखा जो भाई बहन अपने हाथों में पकड़े हुए थे। तुम बाल्टियां और बांस के खंभे पकड़े हुए हो, तुम उनका क्या करने जा रहे हो? आंटी वांग, मैं और मेरा भाई मछली पकड़ने जा रहे हैं, लिटिल यान ने खुशी से चिल्लाया। मछली पकड़ने? वांग आंटी ने उलझन में पूछा। सिर्फ एक बांस के पोल और टूटी हुई बाल्टी से वे किस तरह की मछली पकड़ सकते हैं? उसने लू परिवार की वर्तमान स्थितियों के बारे में सोचा और अचानक महसूस किया, क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों भाई बहन इतने भूखे थे कि खाने के लिए मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरना चाहते थे? आंटी वांग ने तुरंत कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ मेरे साथ वापस मेरे घर पर आओ, मेरे पास अभी भी वहां कुछ खाना है। लुकिंग, तुम अभी अभी बेहतर महसूस करना लगे हो, तुम नदी तक नीचे जाकर क्या कर रहे हो? सर्दी न लग जाए और फिर से बीमार न पड़ जाओ। चिंता मत करो आंटी वांग, हम नदी में नहीं जा रहे हैं, हम बस किनारे से मछली पकड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। लुकिंग ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक मुफ्त खाना स्वाभाविक रूप से प्यारा होगा, लेकिन वे और उसकी बहन हमेशा के लिए ग्रामीणों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। अन्यथा सबसे गर्म संबंध भी एक दिन सूख जाएंगे। मछली पकड़ना? लुकिंग, क्या तुम वो स्किल जानते भी हो? वांग आंटी हैरान रह गई। वो मछली पकड़ना क्या है ये निश्चित रूप से जानती थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि गांव में कोई भी इसमें विशेष रूप से कुशल नहीं था। क्या लुकिंग को समझ था? लुकिंग ने जवाब दिया, मैं केवल थोड़ा सा जानता हूं। इसके बारे में पहले अपने पिता से सुना था और कोशिश करना चाहता था। तब वांग आंटी को याद आया कि लुकिंग के पिता कुछ पढ़ सकते थे और अक्सर गांव से बाहर यात्रा करते थे। निश्चित रूप से उनके अनुभव अन्य ग्रामीणों की तुलना में बहुत व्यापक थे। शायद वो कोई विशेष विधि जानते होंगे। फिर भी वांग आंटी कुछ चिंतित थी। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम्हारा स्वास्थ्य अभी सुधरना ही शुरू हुआ है, तुम्हें और आराम करने की जरूरत है। क्या वास्तव में मछली पकड़ना इतना आसान है? अंत में फिर से सर्दी ना लग जाए क्योंकि तुम मछली पकड़े बिना बहुत देर तक नदी के किनारे खड़े रहे। अगर लुकिंग अपनी कमजोर शरीर के साथ फिर से बीमार पड़ गया तो यह अनिश्चित था कि वो एक अन्य बाउट से बच पाएगा या नहीं। लुकिंग ने उसकी आवाज में चिंता सुनी और महसूस की। चिंता मत करो आंटी वांग, मैं सावधान रहूंगा और ज्यादा नहीं करूंगा। वांग आंटी ने उसे और समझाने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो केवल इतना कह सकती हैं, तुम्हें आंटी वांग से वादा करना होगा कि तुम बिल्कुल नदी में नहीं जाओगे। ठीक है, हम बिल्कुल नदी में नहीं जाएंगे। अलविदा आंटी वांग। वांग आंटी ने देखा कि लुकिंग और उसकी बहन गांव के बाहरी इलाके की ओर जा रहे थे। जब उन्हें अचानक एहसास हुआ, ठीक है, मुझे जल्दी से घर पर उस जिद्दी आदमी को बताना चाहिए कि लू लड़का ठीक हो गया है, ताकि वो उस छोटी लड़की को गोद लेने का विचार छोड़ सके। वांग आंटी जल्दी से घर पहुंची, जबकि लू भाई बहन बाहर जाते हुए गांव के कुछ और लोगों से भी मिले। लुकिंग को देखने वाला हर ग्रामीण हैरान रह गया और पूछा कि वो अपनी बीमारी से कैसे उबर गया। हर बार लिटलियान उन्हें खुशी से बताती थी कि उसका भाई दादा चैन की दवा लेने के बाद ठीक हो गया था। इससे भीड़ न केवल आश्चर्यचकित थी, बल्कि उन्हें बूढ़े डॉक्टर चैन के लिए और भी अधिक सम्मान था। बड़े डॉक्टर का चिकित्सा कौशल वास्तव में उत्कृष्ट हो गया था। वो लुकिंग जैसे किसी को भी बचा सकता था जो मौत के द्वार पर था। ये अविश्वसनीय था। अपना आश्चर्य व्यक्त करने के बाद हर कोई लू परिवार के लिए भी खुश था, क्योंकि लुकिंग के जीवित रहने के साथ परिवार की वंशावली संरक्षित थी। जब उन्हें पता चला कि लुकिंग मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे जा रहा है, तो उन सभी ने उसे ऐसा न करने का आग्रह किया, क्योंकि गंभीर बीमारी से उबरने के तुरंत बाद ठंडे पानी में जाना उचित नहीं था। लुकिंग ने बार बार वादा करने के बाद उन्होंने उसे मनाना बंद कर दिया। इसके अलावा जब उन्होंने सुना कि लुकिंग मछली पकड़ने जा रहा है, तो उन्होंने रुचि खो दी। कौन मछली पकड़ना नहीं जानता था? कुछ ग्रामीणों ने खुद भी मछली पकड़ने की कोशिश की थी। आखिरकार नदी की मछलियां मोटी और स्वादिष्ट थी, जो मुफ्त में ली जा सकती थी, कौन नहीं लुलझाएगा। लेकिन अंत में जिन्होंने कोशिश की थी उन्होंने हार मान ली थी। उन्हें लगा था कि मछली पकड़ना बहुत कठिन है। वे अक्सर केवल 1 या 2 छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए आधे दिन का इंतजार करते थे।
भले ही उन्होंने एक बड़ी मछली पकड़ी हो, यह इतना काफी नहीं था। क्या सभी के पास खेती करने के लिए बहुत से काम नहीं थे? एक या दो मछलियों के लिए इतना समय बिताना व्यर्थ था। वो तो एक आधी मछली पकड़ते थे, उतने टाइम में बहुत सारी मछली बन जाती, बहुत सी खेती का काम हो जाता। तो उन्होंने सोचा कि व्यर्थ है इतना समय बिताना। उन्होंने सोचा कि उनके पास और क्या है जिंदगी में करने के लिए। शायद इसलिए कि लू किंग के परिवार के खेत बंजर पड़े थे, जहां कोई खेती का काम नहीं था और अतिरिक्त भोजन का एक दाना भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने कुछ खाने के लिए मछली पकड़ने के बारे में सोचा। लू किंग के इरादों को समझने के बाद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश करना बंद कर दिया और कुछ और याद दिलाने के बाद वे तितर-बितर हो गए। दूसरी तरफ लू किंग के शब्दों को सुनकर कुछ बड़े बच्चों को बहुत दिलचस्पी हुई। वे भाई बहनों का पीछा करते हुए नदी के किनारे की ओर चले गए, ये देखने के लिए कि वो कैसे मछली पकड़ेगा। लू किंग उसके बाद छोटे अनुयायियों की एक श्रृंखला गांव के ठीक बाहर नदी के किनारे पर पहुंची। नदी बहुत बड़ी नहीं थी। सबसे चौड़ी होने पर यह केवल 10 मीटर चौड़ी थी। हालांकि नदी चौड़ी नहीं थी, लेकिन ये काफी गहरी थी। सबसे गहरे हिस्से किसी व्यक्ति के सिर को डुबो सकते थे। इसलिए वयस्क हमेशा गांव के बच्चों को नदी में खेलने से मना करते थे। लू किंग ने स्वाभाविक रूप से ऐसी चेतावनियों पर ध्यान दिया। इसलिए एक बार जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपने पीछे आने वाले कुछ छोटे बच्चों से सख्ती से कहा, आप लोग नदी के किनारे के पास मत जाओ और पानी में मत खेलो, समझ में आया? अपनी पतली बनावट के बावजूद लू किंग पहले से ही 14 या 15 साल के थे, जिसने उन्हें बच्चों की नज़रों में लगभग एक वयस्क की तरह बना दिया। इस वजह से बच्चों ने उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से जवाब दिया, समझ में आया भाई लू किंग। ये देखकर कि छोटे बच्चे सहमत हो गए हैं, लू किंग ने लिटिल यान से कहा, और लिटिल यान, तुम्हें भी अच्छा होना होगा, नदी के किनारे के पास मत जाओ। बस ऊपर की बाल्टी को देखो और मछलियों को दूर न जाने दो, ठीक है? ठीक है, लिटिल यान ने भी आज्ञाकारी रूप से जवाब दिया और फिर पूछा, भाई तुम कब मछली पकड़ना शुरू करने जा रहे हो? मुझे जल्दी मत करो, मुझे थोड़ा और देखना है। मछली पकड़ना बेतरतीब ढंग से मछली पकड़ने की जगह चुनने के बारे में नहीं है। ये ज्ञान लू किंग ने अनुभव से प्राप्त किया था। मछली पकड़ने की खोज में यदि आप अच्छी मछली पकड़ना चाहते हैं तो कई महत्वपूर्ण कदम थे। उदाहरण के लिए एक स्थान चुनना, पानी को दबाना, फ्लोट सेट करना और चारा तैयार करना। प्रत्येक कदम मछली पकड़ने वाले के काटने की संभावना को प्रभावित कर सकता था। इन कदमों में से सबसे महत्वपूर्ण निस्संदेह सही मछली पकड़ने की जगह चुनना था। एक अच्छा मछली पकड़ने का स्थान काटने की संभावना को सीधे प्रभावित कर सकता था। आखिरकार चावल के बिना खाना बनाना मुश्किल है। अगर खराब तरीके से चुनी गई जगह पर पानी के नीचे मछली नहीं होती, अगर आप उत्कृष्ट मछली पकड़ने की तकनीकों के साथ एक कुशल मछुआरे भी होते, तो इसका कोई फायदा नहीं था और कोई परिणाम मिलने की संभावना नहीं थी। अपने पिछले जन्म में लू किंग एक शौकीन मछुआरे थे और उन्होंने मछली पकड़ने की कला में काफी अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। इसलिए उन्हें मछली पकड़ने के स्थानों को चुनने का भी काफी अनुभव था। हालांकि उन्होंने अब स्वयं को एक अलग दुनिया में पाया है। सभी चीजों को नियंत्रित करने वाले कई सिद्धांत पूरे बोर्ड पर संगत रहते हैं। दूसरे संसार की मछली, उन्होंने सोचा, शायद बहुत अलग व्यवहार नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद वे अपने पिछले जीवन के अनुभव का उपयोग एक अच्छी जगह चुनने और इस मछली पकड़ने की यात्रा को अधिक कुशल और प्रतिफलदायी बनाने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने इस बार पानी पीने के बारे में भी नहीं सोचा था। घर पर उनके पास स्वयं के लिए भोजन की कमी थी। पानी पीने के अतिरिक्त की तो बात ही छोड़ दें। छोटे पेड़ों को भटकने से रोकने और एक बड़े पेड़ के पास रहने का निर्देश देने के बाद लू किंग पानी की सतह का सर्वेक्षण करते हुए नदी के किनारे ऊपर नीचे चलने लगे। जल्द ही उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जो आशाजनक लग रही थी। उन्होंने पानी के किनारे पर खरपतवार को दबाने के लिए एक छड़ी मिली और वे करीब से देखने के लिए उस स्थान पर पहुंचे। ये नदी में एक मोड़ था जहां प्रवाह हल्का था और पानी के पौधे हरे भरे थे। मछली पकड़ने के लिए अच्छा स्थान प्रतीत होता था। कुछ समय तक देखने के बाद लू किंग को कुछ हद तक संतुष्टि महसूस हुई और वे अपनी मछली पकड़ने की छड़ी लाने के लिए वापस लौटने वाले थे जब उनके दृष्टि के क्षेत्र में धूसर रंग की एक चमक दिखाई दी। लू किंग के लिए ऐसी धूसर चमक बहुत परिचित थी। उन्होंने उस दिन इसे अनगिनत बार देखा था। वे जम गए और चुपचाप पानी की सतह को देख रहे थे।
उन्होंने देखा कि धूसर हिलक धीरे धीरे सतह पर आती है, जिससे पानी पर लगभग 1 मीटर व्यास का सर्पिल जल पैटर्न बनता है। इसके बाद पाठ की एक पंक्ति दिखाई दी। सामान्य मछली पकड़ने के स्थान, जहां छोटी मछलियां इकट्ठी होती हैं, ये मछली पकड़ने का एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। इसका स्थान ठीक वही स्थान था जिसे लू किंग ने अभी अभी चुना था। लू किंग आश्चर्य से पलके झपकाए। उसके बाद उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उनकी महाशक्ति का वास्तव में ऐसा कार्य था जो मछली पकड़ने की जगह जैसी किसी चीज का भी पता लगाने में सक्षम था। साथ ही उन्होंने गर्व का एक संकेत महसूस किया। निश्चित रूप से मछली पकड़ने के स्थानों को चुनने का उनका अनुभव काफी विश्वसनीय था, यहां तक कि उनकी महाशक्ति द्वारा भी प्रमाणित। इस अप्रत्याशित खोज के साथ लू किंग अब मछली पकड़ने की जल्दी में नहीं थे। उन्होंने नदी के किनारे चलना जारी रखा। केवल इस बार उन्होंने जानबूझकर अपनी महाशक्ति का उपयोग नदी पर और मछली पकड़ने के स्थानों की खोज के लिए किया। जल्द ही उन्होंने नदी के इस हिस्से के साथ 2 नए मछली पकड़ने के स्थानों की खोज की। जिस बात से उन्हें और भी अधिक उत्साहित किया वो ये था कि मछली पकड़ने के स्थानों में से एक धूसर रंग का प्रकाश नहीं दे रहा था, बल्कि हल्की हुई सफेद चमक दे रहा था। सामान्य मछली पकड़ने के स्थान, आवश्यक मार्ग जहां मछलियों के स्कूल भोजन की खोज करते हैं, यहां मछली पकड़ने से एक अच्छी पकड़ मिल सकती है। प्राथमिक मछली पकड़ने का स्थान, जंगली फल अक्सर यहां आते हैं, जो कुछ बड़ी मछलियों को पसंदीदा भोजन है। यहां मछली पकड़ने से एक अनोखी और अप्रत्याशित पकड़ मिल सकती है। 3 शब्द पट्टियां पहला ग्रे लाइट फिशिंग स्पॉट के लिए था और शेष 2 व्हाइट लाइट फिशिंग पॉइंट को दर्शाते थे। वास्तव में ग्रे और सफेद रोशनी एक ही चीज के विभिन्न कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें ग्रे सामान्य मछली पकड़ने के स्थानों के अनुरूप है और सफेद से प्राथमिक मछली पकड़ने के स्थानों के लिए, लू किंग ने खुद से कहा। इसके अलावा पट्टियों पर दिए गए विवरणों से यह स्पष्ट था कि मछली पकड़ने के स्थानों का स्तर और भी अधिक है। यह अज्ञात था कि गांव के बाहर नदी के किनारे उस कैलिबर के मछली पकड़ने के स्थान थे या नहीं। इन 3 मछली पकड़ने के स्थानों की खोज के बाद लू किंग ने अपनी खोज जारी नहीं रखी। इन 3 स्थानों ने पहले से ही गांव के बाहर की नदी के साफ हिस्से को कवर कर लिया था। आगे चलने का मतलब होता नदी के दोनों किनारों पर घनी वनस्पति और अधिक कठिन भूभाग। जब तक ये इलाके को साफ करने के लिए उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता, तो केवल मछली पकड़ने के बारे में नहीं, नदी के किनारे के करीब जाना भी मुश्किल था। अभी उनके पास इस तरह के काम के लिए ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा इन 3 मछली पकड़ने के स्थानों की खोज उनकी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थी। अब उन्हें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि इन स्थानों में से कहाँ मछली पकड़नी है। एक पल सोचने के बाद लू किंग ने आखिरकार मछली पकड़ने के पहले स्थान से शुरू करने का निर्णय लिया। इसका कारण सरल था। सुपर पावर द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार उस स्थान पर छोटी मछलियां रहने की सबसे अधिक संभावना थी। लू किंग द्वारा तैयार की गई मछली पकड़ने की छड़ी सबसे सरल प्रकार की थी। वो भंग की रेखा के स्थायित्व या बल की मात्रा के बारे में अनिश्चित थे। बड़ी मछलियों के लिए मछली पकड़ने के लिए दौड़ लगाना, अगर लाइन टूट गई तो वो रोने वाला था। आखिरकार घर में कुछ उचित मछली पकड़ने की रेखाओं में बदलने के लिए ज्यादा भंग नहीं बचा था। अधिक गंभीरता से उनके पास हुक का केवल एक सेट था और अगर वो खो गया तो वे मछली पकड़ने में सक्षम नहीं होते। इसलिए वे छोटी मछलियों से शुरुआत करना सुरक्षित समझते थे। अपना मन बना लेने के बाद लू किंग वापस लौटने लगे, बड़े पेड़ के पास आए और देखा कि छोटे ब्रैट सब आज्ञाकारी रूप से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया। वास्तव में लू किंग बहुत दूर नहीं गए थे। वे जानबूझकर छोटी बच्चियों की नजरों में रहे, इस डर से कि अगर वे उन्हें नहीं देख सकते तो वे इधर उधर भाग जाएंगे। बड़े भाई, तुम वापस आ गए। लू किंग की वापसी देखकर लिटिल यान ने सबसे पहले उनका उत्साह से स्वागत किया। मैं वापस आ गया हूं। तो क्या आपने निर्णय ले लिया कि आप कहाँ मछली पकड़ना चाहते हैं? मैंने ले लिया है, अब चलो वहां। ये सुनकर कि लू किंग ने मछली पकड़ने की जगह निश्चित कर ली है, छोटे बच्चे भी जुट गए। अधिक उत्साही बच्चे तुरंत बाल्टी को उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़े। भाई लू किंग, मुझे इसमें आपकी मदद करने दो। लू किंग ने मना नहीं किया। इन छोटे बच्चों में सबसे बड़ा लगभग 11 या 12 वर्ष का था और सबसे छोटा लगभग 8 या 9 वर्ष का। सभी ऊर्जा से भरी उम्र में थे, इसलिए उनके लिए कुछ जलाना अच्छा था। समूह जल्द से ही लू किंग द्वारा चुने गए मछली पकड़ने के स्थान पर पहुंच गया।
तुम लोग बस यहीं रहो और मुझे मछली पकड़ते हुए देखो, नदी के किनारे के बहुत करीब मत जाना। आहू, तुम सबसे बड़े हो, उनका नजर रखने में मेरी मदद करो। समझ में आया भाई लू किंग। छोटी बच्चियों को आज्ञाकारी रूप से सहमत होते देखकर लू किंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, मछली पकड़ने की छड़ी और बाल्टी उठाई और मछली पकड़ने के स्थान की ओर ढलान से नीचे की ओर बढ़े। लून किंग मछली पकड़ने के स्थान पर पहुंचे और फ्लैट के चारों ओर घास को रौंद दिया। इसे लकड़ी के बैरल में रखा, फिर केंचुओं को पकड़े हुए बांस के कंटेनर को बाहर निकाला। उन्होंने बांस के पात्र से मिट्टी की मुहर हटा दी, जिससे पता चला कि अंदर लाल केंचुए घूम रहे थे। तेज आंखों वाले छोटे बदमाश अपने उच्च लाभ बिंदु से बांस के पात्र में हिलते हुए प्राणियों को देखते थे और तुरंत आश्चर्य में चिल्लाते थे। वे निश्चित रूप से जानते थे कि केंचुए क्या होते हैं। वे अक्सर उन्हें खेलने के लिए पकड़ते थे। कभी कभी वे अपने परिवार के मुर्गियों और बत्तखों को खिलाने के लिए उन्हें खोदते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनको उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जा सकता है। छोटे बदमाश के चौकस आंखों के नीचे लू किंग ने एक केंचुए को निकाला और उसे हुक पर बांध दिया। फिर उन्होंने अभी भी घूमते हुए केंचुए को पानी में फेंक दिया। ये उनकी महाशक्ति द्वारा चिन्हित ग्रे घूमते हुए मछली पकड़ने के स्थान पर बिल्कुल उतरा। एक बार हुक पानी में था, लू किंग चुपचाप इंतजार करने लगा। ढलान पर उसके पीछे छोटे बदमाश अपनी सांस रोक रहे थे। उनकी आंखें घटनास्थल पर टिकी हुई थीं। जल्द ही उन्होंने देखा कि मछली पकड़ने की रेखा से बंधी छोटी छड़ी, जो अब पानी की सतह पर तैर रही थी, धीरे धीरे चलने लगी। इससे छोटे बदमाश और भी तनावपूर्ण हो गए। केवल लू किंग शांत और स्थिर रहे और आगे नहीं बढ़े और छड़ी को वहां कांपने दिया। जब तक छड़ी तेजी से ऊपर की ओर झुकी और अचानक डूब नहीं गई, तब तक उसने मछली पकड़ने वाली छड़ को तेजी से ऊपर की ओर झटका नहीं दिया। पानी से एक सफेद रेखा उड़ गई। जब सभी ने स्पष्ट रूप से देखा, तब तक 2 उंगलियों जितनी मोटी एक छोटी सफेद मछली पहले ही हुक पर लटकी हुई थी। हमने वास्तव में एक मछली पकड़ी। हुक पर लटकी छोटी सफेद मछली को देखते हुए लगातार अपनी पूंछ को हिलाते और कूदते हुए छोटे बदमाश दंग रह गए। छोटा यान भी कूद पड़ा। भैया ने एक मछली पकड़ी, ये एक बड़ी मछली है। लू किंग भी मुस्कुराए। ये अच्छा था कि उनका कौशल कम नहीं हुआ था। पहले प्रयास में ही एक को पकड़ना एक राहत थी, अन्यथा ये छोटे बदमाश के झुंड के सामने शर्मनाक होता। उसने मछली को हटा दिया और उसे बारीकी से देखा। ये छोटी सफेद मछली उस सफेद मछली से मिलती जुलती थी जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में पकड़ी थी। जल्द ही मछली के शरीर से हल्की भूरे रंग की रोशनी निकली। छोटी सफेद मछली, खाद्य, शायद पोषण पूरक के लिए अच्छी। खाद्य शब्दों को देखकर लू किंग को तुरंत राहत महसूस हुई। खाद्य होना अच्छा था, कम से कम आज की खाद्य आपूर्ति सुरक्षित थी। उसने बैरल में कुछ पानी डाला और मछली को अंदर रख दिया। उसके पीछे के छोटे बदमाश अभी भी उत्साह से कुछ लाचार प्रतीत हो रहे थे। बाहर चिल्लाओ मत, नहीं तो सभी मछलियां डर जाएंगी। ये सुनकर छोटे दुष्टों ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और कोई और शोर करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उनकी आंखों में उत्साह को छिपाया नहीं जा सकता था। ये देख कर कि लू किंग ने वास्तव में मछली पकड़ी थी, उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक नई दुनिया की खोज की थी। उनके दिल अविश्वसनीय रूप से रोमांचित थे। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे छोटे दुष्टों को एहसास हुआ कि वास्तव में रोमांचक उत्तेजना क्या थी। लू किंग ने एक और केंचुए को थ्रेड किया और मुश्किल से हुक को पानी में वापस डाल दिया था, जब फ्लोट फिर से चला गया और उन्होंने एक और छोटी सफेद मछली को खींच लिया। तब से लू किंग ने निरंतर कास्टिंग मोड में प्रवेश कर लिया। एक के बाद एक छोटी मछलियों को वो लगातार खींच रहा था। इसकी आसानी लगभग ऐसी थी जैसे वो सीधे पानी से मछली उठा रहा हो। उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियां छोटी सफेद मछलियों के सीमित नहीं थी। अन्य प्रकार की छोटी मछलियां भी बहुतायत में पकड़ी गईं। विभिन्न प्रकार की मछलियां जैसे पीली हड्डी की मछलियां और छोटी नदी की झींगे भी मछली पकड़ने में प्रचुर मात्रा में थी। इस दृश्य से उसके पीछे के छोटे दुष्ट वास्तव में रोमांचित हो गए। अगर उन्हें मछलियों को डराने का डर नहीं होता तो वे जोर से चिल्लाते। लू किंग एक बार फिर से बांस के पात्र में पहुंचा, लेकिन खाली हाथ आया। अंदर देखने पर उन्होंने देखा कि बांस के पात्र में अधिकांश केंचुए खत्म हो गए थे, जिनमें से केवल कुछ ही नीचे बचे थे। उसके बगल के लकड़ी के बैरल को देखते हुए वो भरा हुआ था, वास्तव में एक भरपूर फसल। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसे मछली पकड़ने की छड़ से इतनी संतुष्टि महसूस हुए बहुत समय हो गया था।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ये दूसरी दुनिया थी जहां स्वदेशी वातावरण ने ऐसी अनूठी मछलियों को बढ़ावा दिया। उनकी ताकत का एहसास भरा हुआ था, यहाँ तक कि छोटी मछलियों को भी खींचने पर पर्याप्त प्रतीत होता था। साथ ही उन्हें कुछ राहत का एहसास हुआ। ये अच्छा था कि उन्होंने इस मछली पकड़ने के स्थान को चुना था जहाँ छोटी मछलियाँ भी शक्तिशाली रूप से दौड़ती थीं। अगर वे अन्य दो स्थानों पर जाते तो उन्हें डर था कि बड़ी मछलियों के खींचने से लाइन तुरंत टूट जाती। ये देखते हुए कि केंचुए लगभग समाप्त हो गए थे और चूंकि काटने की आवृत्ति में उल्लेखनीय कमी आई थी, लू किंग को पता था कि अब इसे छोड़ने का समय आ गया है। अगर वो जारी रखता तो वो संभवतः उसके छोटी मछली के स्थान को खाली कर देता। उन्हें दोबारा इकट्ठा होने के लिए कुछ समय चाहिए था। इस विचार के साथ लू किंग ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ में रील इन करना शुरू कर दिया। शेष कुछ केंचुओं को पानी में फेंक दिया और बाल्टी को ऊपर की ओर ले जाने के लिए उठा लिया। ढलान पर बैठे बच्चे जो देख रहे थे, पहले ही उसे बड़ी प्रशंसा से देख रहे थे। लू किंग को आते देख उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। वे मछलियों से भरी बाल्टी को देखकर दंग रह गए। लू किंग, आप अद्भुत हो, आपने इतनी सारी मछलियां पकड़ी हैं। इतनी मछलियां, इन सबको खाने में कितना समय लगेगा? तो आप वास्तव में बांस के खंबे से मछली पकड़ सकते हैं। भैया भैया, मछली को देखो, कितनी मछलियां हैं। छोटा यान भी लू किंग के पास आ गया, उत्साह से इधर उधर कूदने लगा। उसका छोटा सा चेहरा चमक उठा। ये ठीक है, मछली थोड़ी छोटी है, लू किंग ने विनम्रता से कहा। जब बच्चों का उत्साह लगभग समाप्त हो गया था तो लू किंग ने कहा, आप लोग इस मछली के बाल्टी को घर वापस ले जाने में मेरी मदद करो, फिर सबको एक हिस्सा मिलेगा। लू किंग ने अनुमान लगाया कि उन्होंने लगभग 7-8 किलोग्राम मछली पकड़ी थी। बाल्टी और पानी का वजन बढ़ाते हुए ये हल्का नहीं था। वो अभी भी थोड़ा कमजोर था। इसे क्षणिक रूप से संभालना ठीक था, लेकिन इसे वापस गांव ले जाना थोड़ा कठिन लग रहा था। आखिरकार इतनी मछलियां, वो और उसके भाई बहन उन्हें एक दो भोजन में खत्म नहीं कर सकते थे। छोटी मछलियां आसानी से मर जाती हैं और उन्हें घर पर संरक्षित करने के कई तरीके नहीं थे। एक हिस्सा वितरित करना बेहतर था। ठीक है, ये सुनकर कि उन्हें एक मछली का हिस्सा मिलेगा, बच्चे तुरंत उत्साहित हो गए। एक ने बाल्टी का एक हिस्सा पकड़ लिया और उन्होंने आसानी से मछली की पूरी बाल्टी उठा ली। जिन लोगों को जगह नहीं मिली वे लगभग रोने लगे। इसके कारण लू किंग को मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, जिससे उन्होंने उन्हें बारी बारी से काम करने दिया, जिससे अंत में झगड़ा शांत हो गया। और इस तरह मछली की एक बड़ी बाल्टी लेकर समूह गांव की ओर बढ़ा। गांव पहुंचकर बच्चों के उत्साहित गपशप के कारण कुछ ग्रामीण ये देखने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। वे तुरंत हैरान रह गए। लू किंग ने वास्तव में कितनी मछलियां पकड़ी थी? लू किंग के मछली पकड़ने जाने के दौरान उनके ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। कई ग्रामीण जानते थे कि वो मछली पकड़ने नदी पर गया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो एक बार में इतने सारे लोगों को पकड़ लेगा। बाल्टी को देखते हुए कम से कम 10 किलोग्राम मछली होनी चाहिए थी। लू किंग ने ये चाल कब सीखी थी? अचानक कई ग्रामीण उत्सुक हो गए, विशेषकर वे लोग जिन्होंने नदी के किनारे मछली पकड़ने की कोशिश की थी। वे विशेषकर ये जानने के लिए उत्सुक थे कि लू किंग ने एक साथ इतनी सारी मछलियों को पकड़ने के लिए किस तरीके का उपयोग किया था। उत्सुकता के प्रेरणा के कारण कुछ ग्रामीण लू किंग के घर तक उसके पीछे जाने से खुद को रोक नहीं पाए। लू किंग के घर पहुंचने के बाद छोटे दुष्टों की उत्सुक आंखों का सामना करते हुए वो बौखलाए नहीं और तुरंत मछली बांटने लगे। उन्होंने छोटे से आंगन के पीछे से केले के 2 पत्ते उठाए और उन्हें टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने प्रत्येक छोटे बदमाश को मुट्ठी भर मछली दी, प्रत्येक को आधा पाउंड से अधिक नहीं, मोटे तौर पर। हालांकि ये ज्यादा नहीं था, लेकिन बच्चे रोमांचित थे। मछली प्राप्त करने के बाद उनमें से प्रत्येक खुशी से घर भाग गया, जैसे कि उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। ये देखते हुए कि लू किंग ने मछली बांटना समाप्त कर दिया है, कुछ ग्रामीण उनके पास पहुंचे। लू किंग, आपने इसके लिए मछली कैसे पकड़ी? आपने एक बार में इतने सारे लोगों को कैसे पकड़ लिया? ये सिर्फ भाग्य था, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जो चारा इस्तेमाल किया वो मछलियों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है। तुमने किस लालच का इस्तेमाल किया? बस खेतों से आम केचुए। लू किंग ने इसे गुप्त नहीं रखा और सच बता दिया। आखिरकार अगर उन्होंने ऐसा नहीं भी कहा तो भी गांव के लोगों को ये पता लगाने में देर नहीं लगती, विशेष रूप से क्योंकि वहां छोटे दुष्टों का एक झुंड उसे मछली पकड़ते हुए देख रहा था।
यदि ऐसा था तो दूसरों द्वारा उस पर कंजूस होने का आरोप लगाने के बजाय इस बारे में स्पष्ट रहना बेहतर था। केंचुए, क्या आप वास्तव में उनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए कर सकते हैं? गांव वाले हैरान रह गए। बिल्कुल, और मछलियां वास्तव में उन्हें पसंद करती हैं। लूकिंग को आश्चर्य नहीं हुआ कि ग्रामीणों को ये पता नहीं था कि केंचुओं का उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जा सकता है। मूल मालिक की यादों से उन्होंने अनुमान लगाया कि वे अब प्राचीन चीन के समान दुनिया में थे। ऐसे पुराने और सामंती युग में परिवहन असुविधाजनक था और सूचना की कमी थी। लोग नई चीजों के प्रति सतर्क और रूढ़िवादी थे और उन्हें आसानी से आजमाने की संभावना नहीं थी। जो एक स्थान पर सामान्य ज्ञान है, वो दूसरे स्थान पर दुर्लभ हो सकता है। ये सामान्य बात थी कि गांव में कोई भी मछली पकड़ने में उत्कृष्ट नहीं था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि मछलियों को केंचुए पसंद है। मुझे कभी नहीं पता था कि मछलियां केंचुओं को खाना पसंद करती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि अतीत में हर किसी को मछली पकड़ने में बहुत कम सफलता मिली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमने गलत चारे का इस्तेमाल किया था, एक ग्रामीण ने कहा। लूकिंग, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये तरीका बताया था? लूकिंग एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सर हिलाकर कहा, मेरे पिता ने एक बार इसका जिक्र किया था और मुझे बस ये याद आया। आज लिटिल यान कहती रही कि उसे भूख लग रही है और हमारे पास घर पर खाने को कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इस विधि के बारे में सोचा और इसे आजमाने का फैसला किया। मुझे वास्तव में मछली पकड़ने की उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर वह ग्रामीण रुक गया और फिर लिटिल यान की ओर देखा। छोटी लड़की बाल्टी के पास बैठकर मछली को देख रही थी। उसने ग्रामीण की नज़रों को महसूस किया, अपना सर उठाया और तुरंत उसे एक बड़ी मुस्कान दिखाई। ग्रामीण का दिल तुरंत नर्म हो गया और उसने कमज़ोर लूकिंग को दया के साथ देखा। तो फिर आप आगे क्या करेंगे? आप हर समय मछली नहीं खा सकते, क्या आप कर सकते हैं? आपका पेट इसे कैसे संभालेगा? मैं कुछ चाचाओं के साथ इस पर चर्चा करने के बारे में सोच रहा था, लूकिंग ने गंभीरता से कहा। चाचा मेरे परिवार की वर्तमान स्थिति को जानते हैं। हमारे पास वास्तव में घर पर चावल नहीं है, इसलिए मैं उनसे कुछ अनाज और खाना पकाने की आवश्यक चीज़ें उधार लेना चाहता था। कुछ दिनों के बाद जब मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मैं निश्चित रूप से उसे दोगुना वापस कर दूंगा। किस बात की बात कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि जब तुम नीचे हो तो चाचा तुम्हें लात मारने वाले हैं? हम सभी एक ही गांव से हैं, एक दूसरे का समर्थन करना ही सही है। यह सिर्फ थोड़ा सा अनाज है, चाचा शान तुरंत तुम्हारे लिए कुछ लाएंगे। हिलते हुए ग्रामीण ने जोर से बात की। ये कहने के बाद स्वाभाविक रूप से अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी मदद देने के लिए मजबूर महसूस किया। ठीक है, ये थोड़ा सा अनाज है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। मैंने महीने की शुरुआत में बाजार में अतिरिक्त नमक खरीदा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ बचा सकता हूँ। ये सिर्फ तेल है, हमारे घर में अभी बहुत कुछ है, मैं जाकर थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। ग्रामीण उदारता से अपने सीने थपथपा रहे थे। लूकिंग बहुत खुश हुए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। लूकिंग, एक मिनट रुको, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए कुछ अनाज लाता हूँ। चाचा शान तुरंत निकल गए और कई अन्य ग्रामीण भी अपने घर चले गए। कुछ ही देर में वे सभी लूकिंग के आंगन में जमा हो गए। ये लो, ये चावल की आधी बोरी अपने और लिटिल यान के लिए पहले खाने के लिए ले जाओ। अगर तुम भाग जाओ तो चाचा शान से और मांगना। लूकिंग, चर्बी का यह आधा बर्तन तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो रखना ही चाहिए ना? ये आपके उपयोग के लिए आधा बांस की नली नमक की है। आज सुबह मैंने अपनी पत्नी के लिए कुछ फ्लैट ब्रेड बनाए थे, वे कुछ समय के लिए रहेंगे। इसे खाने से लंबे समय तक भूख दूर हो सकती है, क्या इतना काफी होगा? ग्रामीणों द्वारा लाई गई वस्तुओं को देखकर लूकिंग अवर्णनीय रूप से आभारी थे। वे बार बार झुकता रहा, इतना काफी है, धन्यवाद चाचा। बोलने के बाद उन्होंने बैरल से कई मुट्ठी भर छोटी मछलियां निकाली और उन्हें भागों में विभाजित कर दिया। इसके साथ लकड़ी के बैरल में अधिकांश मछली एक पल में गायब हो गई। ये थोड़ी सी मछली चाचा, इसे वापस ले जाओ और स्वाद लो। चाचा शान और अन्य लोगों ने हड़बड़ी से हाथ हिलाए। ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बस इन्हें पकड़ने के प्रयास से गुजरे हैं, उन्हें अपने और लिटिल यान के लिए रखो। मैं ये सारी मछली अकेले नहीं खा सकता, और अब कहा कि मौसम गर्म है तो मछली ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, तो घर में मुर्गियां या बत्तखों के बिना मछलियां खराब हो जाती। बस इसे मेरी मदद करने के बारे में सोचो ताकि ये बर्बाद ना हो। आगे कोई चर्चा के बिना लूकिंग ने पत्तों में लिपटी मछली को ग्रामीणों के हाथों में भर दिया। ठीक है, तब हम समारोह में खड़े नहीं रहेंगे। ग्रामीणों को शुरुआत में अपने संग्रहित अनाज में से कुछ देने के लिए खेद हुआ था, लेकिन मछली मिलने के बाद उन्हें तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ।
चाचाओं को विदा होता देख लूकिंग ने राहत की सांस ली। वह खुद को कुछ भाग्यशाली महसूस कर रहा था। भगवान का शुक्र है कि गांव के लोग सरल और ईमानदार थे, अन्यथा वह इतनी स्वतंत्र रूप से भोजन मांगने की हिम्मत नहीं करता। अब उनके पास जो भोजन था उसे और लिटिल यान को अगले 10 दिन तक क्या खाना है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इस बफर अवधि के होने पर वह इस दुनिया में जीवित रहने के तरीकों का भी ठीक से पता लगा सकता था। भैया, ये पैनकेक बहुत अच्छी महक रहा है। लूकिंग सोच में पड़ गए जब उन्होंने अचानक लिटिल यान की टिप्पणी सुनी। नीचे देखते हुए उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा जमीन पर बैठकर गांव में से एक द्वारा लाए गए पैनकेक पर गिर रहा है। वह पास आया, पैनकेक का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ दिया और उसे लिटिल यान के हाथ में रख दिया। अच्छे से रहो लिटिल यान, ये पैनकेक का टुकड़ा खाओ, तुम्हारा भाई अब चावल पकाएगा। ठीक है, लिटिल यान समझता है। लिटिल यान ने आज्ञाकारिता से सर हिलाया, पैनकेक लिया और खुशी से उस पर चुटकी काटने लगा। छोटे को शांत करने के बाद लूकिंग भी रसोई में व्यस्त हो गया। उन्होंने चावल को भाप देने के लिए धोने से शुरुआत की, फिर लगभग आधा पाउंड छोटी मछलियां पकड़ी और उन्हें साफ किया। जब वो मछली को तलने के लिए तैयार था तो लूकिंग को एक समस्या का एहसास हुआ। रसोई में खाना पकाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। एक पल के लिए याद करते हुए उसे याद आया, घर में पहले एक लोहे का बर्तन था, लेकिन इसे पिछले रहने वाले ने भोजन के बदले में बेच दिया था। तो अब घर में चावल पकाने के लिए केवल मिट्टी का पॉट था, लेकिन खाना पकाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। आह भरते हुए लूकिंग के पास एक विकल्प तलाशने के सिवाय कोई चारा नहीं था। यार्ड के बाहर से पत्थर का एक काफी सपाट पतला स्लैब लाया, उसे अच्छी तरह से साफ किया और फिर उसे धीरे धीरे आग पर गर्म किया। एक बार जब पत्थर का स्लैब गर्म हो रहा था तो लूकिंग ने ग्रामीणों में से एक द्वारा लाए गए मिट्टी के जार से ठोस चर्बी का एक छोटा चम्मच निकाला। गर्म पत्थर के स्लैब को छूते ही चर्बी गर्म हो गई, तेजी से पिघल गई, जिससे तुरंत तेल की सुगंधित सुगंध निकलने लगी। ये देखकर कि तेल गर्म था, लूकिंग ने प्रत्येक छोटी मछली को सावधानीपूर्वक उस पर चिपकाना शुरू कर दिया और उन्हें धीरे धीरे तलना शुरू कर दिया। वास्तव में तलने से पहले तेल में थोड़ा नमक डालना बेहतर होता, क्योंकि इससे मछली को नीचे तक चिपकने से रोका जा सकता था। लेकिन लूकिंग ने देखा कि उस चाचा द्वारा हाल ही में लाए गए नमक में मोटे दाने थे और यह सीधे मछली तलने के लिए उपयुक्त नहीं था। लूकिंग ने सावधानीपूर्वक गर्मी को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे मछली को तल लिया। फैलती हुई सुगंध ने लिटिल यान को आकर्षित किया, जिसने पहले ही अपना पैनकेक खत्म कर लिया था और वो पत्थर के स्लैब पर मछली को ध्यान से देखते हुए बैठने के लिए आई। उसे इस तरह देखकर लूकिंग का दिल दुखने लगा। उसने छोटे लड़के के बाल फाड़ दिए। लिटिल यान, थोड़ा और रुको, तुम जल्दी ही खा पाओगे। ठीक है। लिटिल यान ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। भाई, मछली की गंध बहुत अच्छी आती है। अगर इसमें अच्छी बदबू आती है तो बहुत बाद में खाएं। भाई ने आज इतनी सारी मछलियां पकड़ी जो लिटिल यान के लिए उसे भरने के लिए पर्याप्त थीं। मिट्टी के बर्तन में चावल पक जाने के बाद लूकिंग ने भी ज्यादातर मछली को तलना समाप्त कर लिया था। उन्होंने उन्हें उठाया और एक कटोरे में रख दिया। फिर उन्होंने उन पर कुछ नमक का पानी डाल दिया। ठीक वैसे ही एक साधारण खारे पानी की तली हुई मछली तैयार थी। लूकिंग ने चावल के 2 कटोरे परोसे और उन्हें मेज पर रख दिया। लिटिल यान, खाने का समय हो गया है। मैं यहाँ हूँ भाई। छोटा लड़का पहले से ही खाने की मेज पर इंतजार कर रहा था। लूकिंग ने कुर्सी पर एक छोटा सा स्टूल लगाया और फिर लिटिल यान को उस पर उठा लिया ताकि वो अपने कटोरे तक पहुंच सके। फिर उसने उसके कटोरे के लिए छोटी हड्डियों वाली कुछ छोटी मछलियां निकाली। जाओ और खाओ छोटी पेटू, हड्डियों को थूकना याद रखना, उनसे चुभ मत जाना। मुझे पता है भाई। उस छोटी मछली को खाने की इतनी उत्सुकता थी कि उसने तुरंत एक छोटी तली हुई मछली उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया और जल्दी जल्दी हैमस्टर की तरह चबाने लगी। उसके लिए भाग्यशाली था कि लूकिंग ने कुछ हड्डियों वाली मछली को चुना था, अन्यथा वो जरूर चुभ जाती। एक छोटी मछली को निगलने के बाद लिटिल यान की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। भाई, ये मछली कितनी स्वादिष्ट है, माँ जो बनाती थी उससे भी बेहतर। यह सुनकर लूकिंग को खुशी नहीं बल्कि उदासी की लहर महसूस हुई। मछली को थोड़े से तेल और खारे पानी से पकाया गया था और बचाने के लिए उसने तलते समय और तेल डालने की हिम्मत नहीं की थी। ऐसी तली हुई मछली कितनी स्वादिष्ट हो सकती है। भूख के समय में सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। लिटिल यान ने इस दौरान खारे पानी की तली हुई मछली का ऐसा सादा व्यंजन पाने के लिए बहुत भूख का अनुभव किया होगा जो एक उत्कृष्ट आनंद हो। हालांकि लूकिंग ने अपनी भावनाओं को नहीं दिखाया और बस मुस्कुराया। ये सुनकर अच्छा लगा कि ये स्वादिष्ट है, अधिक खाओ लिटिल यान।
उसने छोटे बच्चे ने चावल का एक बड़ा मुंह हिलाया और उसके गाल फूल गए। बात करने में असमर्थ, बस सिर हिलाया। लू किंग हंसे और खाने के लिए एक मछली भी उठा ली। एक मछली खाकर उसने अपनी भौहें उठा लीं। मछली उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी, शायद इसलिए क्योंकि प्राचीन वातावरण अप्रदूषित था कि नदी की मछलियां विशेष रूप से अच्छी थीं। इसलिए हालांकि मामूली रूप से मसालेदार छोटी तली हुई मछली का मांस एक अद्वितीय स्वाद के साथ ताज़ा और स्वादिष्ट था। दोनों भाई बहन इतने भूखे थे कि उनके खाने की गति शायद ही धीमी हो सकती थी। जल्द ही मिट्टी के बर्तन में चावल और छोटी तली हुई मछलियों का कटोरा सब उनके द्वारा खा लिया गया। बेशक इसमें से अधिकांश लू किंग के पेट में समाप्त हो गया। लिटिल यान चाहे कितनी भी भूखी क्यों ना हो, वो सिर्फ 6 या 7 साल की बच्ची थी और उसकी भूख सीमित थी, और लू किंग ने जानबूझकर इसे थोड़ा नियंत्रित किया ताकि वो एक बार में बहुत अधिक ना खा सके और उसके पेट में दर्द ना हो। भाई, छोटा यान भर गया है। छोटी ने अपने कटोरा नीचे रख दिया, अपने पेट को थपथपाया और संतुष्टि से भरा चेहरा पहना। लिटिल यान ने लंबे समय से ऐसा भरा हुआ महसूस नहीं किया था। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो आराम करो और इधर उधर मत भागो, बड़ा भाई पहले बर्तन धोने जाएगा। लू किंग ने निर्देश दिया, फिर कटोरे और चॉपस्टिक को साफ करना शुरू कर दिया। शोतायान बड़े भाई की मदद करेगा। बच्चा स्टूल से कूद गया। कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ बैठकर आराम करो। लू किंग ने मना किया। इसलिए छोटा यान केवल आज्ञाकारी रूप से स्टूल पर बैठ सकता था और लू किंग की हलचल को देख सकता था। बच्चों को नींद आने की संभावना अधिक होती है। जब तक लू किंग ने सब कुछ दूर कर दिया था और बाहर आ गए थे, तब तक छोटे का सिर धीरे धीरे हिल रहा था। लू किंग मुस्कुराए, धीरे से छोटे को उठाया और कमरे की ओर चले। बड़े भाई, छोटा यान अगली बार आपके साथ मछली पकड़ने जाना चाहता है। मछली स्वादिष्ट थी। जैसे ही लू किंग ने छोटे को बिस्तर पर गिराया तो छोटा बच्चा नींद में बड़बड़ाने लगा। ठीक है, अगली बार जब हम मछली पकड़ेंगे तो बड़ा भाई तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। लू किंग ने प्यार से छोटे को एक पैच वाली रजाई से ढक दिया और धीरे से कहा। ऐसा लगता था कि उसने अपने बड़े भाई का वादा सुन लिया है। लिटिल यान फिर से नहीं बोली और अच्छी तरह सो गई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि छोटा बच्चा सो रहा है, लू किंग चुपचाप कमरे से बाहर आ गए और आराम की लहर महसूस करते हुए बैठक में एक साधारण लाउंज कुर्सी पर बैठ गए। आज वो फिर भी बहुत व्यस्त थे। उनका शरीर अभी ठीक ही हुआ था और अभी भी काफ़ी कमज़ोर था। भूख के बावजूद उन्होंने मछली पकड़ने और खाना पकाने दोनों में बहुत काम किया। ये कहना कि वो थके नहीं थे झूठ होगा। अब लाउंज की कुर्सी पर लेटे हुए वो बहुत अधिक सहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि नींद की लहर आ रही है। फिर भी वो सो नहीं सकते थे। उन्हें अभी भी कुछ करने की ज़रूरत थी। आधे दिन की गतिविधियों और ग्रामीणों के साथ बातचीत और साथ ही उनके दिमाग में यादों के बाद लू किंग ने मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया था कि वो अब किस तरह के वातावरण में है। सबसे पहले इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो प्राचीन चीन जैसी दुनिया में है। इसके अलावा ये ऐसा समय था जब उत्पादकता का स्तर काफ़ी कम था। ये इस तथ्य से देखा जा सकता है कि लोहे की बर्तन को दुर्लभ माना जा सकता था। हालांकि उनका ज्ञान यहीं तक सीमित था। बहुत सारी जानकारी थी जिसकी पुष्टि लू किंग नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए इस दुनिया की सामाजिक संरचना, सत्ता का वितरण, शासक कौन थे, वे अनजान थे। उन्हें केवल इतना पता था कि इस दुनिया में अदालत या अधिकारी के कार्यालय जैसी सरकारी संस्थाएं अर्थात सरकार की कमी थी। कम से कम मूल मेज़बान की स्मृति में ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। बेशक ये पूर्ण नहीं थी। आखिरकार मूल मेज़बान एक नादान युवक से कुछ भी नहीं था जो गांव छोड़े बिना बड़ा हुआ था। बाहर की दुनिया कितनी बड़ी थी इस पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया था, तो वो ऐसी अवधारणाएं कैसे रख सकते थे। फिर भी हालांकि यह अनिश्चित था कि अदालतें या अधिकारी के कार्यालय थे। जो निश्चित था वो ये था कि शहर तो थे। गांव के लोग आसपास के शहरों के बाजारों में अपनी ज़रूरत की कुछ जीवित वस्तुएं खरीदने के लिए जाते थे। नमक और लोहे जैसी वस्तुएं आमतौर पर केवल शहरों में ही उपलब्ध थीं, और इन शहरों में सबसे शक्तिशाली शहर का प्रमुख था। दुर्भाग्य से हालांकि मूल मेज़बान 15 वर्ष का था, लेकिन वो कभी शहर नहीं गया था, जिसकी वजह से लू किंग को ये नहीं पता चल सका कि शहर वास्तव में कैसे थे। ऐसा लगता है कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मुझे शहर की यात्रा करनी चाहिए, लू किंग ने धीरे से खुद से कहा। इस दुनिया की पर्याप्त समझ के साथ ही वो ये तय कर पाएगा कि भविष्य में कौन सा रास्ता अपनाना है। बेशक इसके बारे में सोचना अभी के लिए थोड़ा दूर का था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मामला अपने लिए और लिटिल यान के लिए एक रास्ता ढूंढना था। आखिरकार वो आज ग्रामीणों के लिए बहुत अनुग्रह के ऋणी थे और इन्हें चुकाने की आवश्यकता थी, और वर्तमान में उनकी सबसे बड़ी निर्भरता निस्संदेह वो शक्ति थी जो उनके पास थी। उनकी शक्ति क्या कर सकती थी? लू किंग ने चुपचाप सोचा।
अचानक उनके दिमाग में एक नाम आया। लू किंग के दिमाग ने एक दयालु और दुबले बुजुर्ग की छवि बनाई, पुराना डॉक्टर चेन। ये बुजुर्ग डॉक्टर आसपास के कई गांव की सेवा करने वाला एकमात्र डॉक्टर था। वे चिकित्सा में बहुत कुशल थे। हालांकि वे एक चमत्कारिक कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन वे सिरदर्द, बुखार, चोट और सर्दी जैसी सामान्य बीमारियों को लगभग बिना किसी असफलता के ठीक कर सकते थे। इसलिए आसपास के ग्रामीण उनका बहुत सम्मान करते थे। ऐसा कहा जाता था कि शहर के अमीर परिवार भी अक्सर उनकी चिकित्सा सेवाओं का अनुरोध करते थे। इस तरह की शख्सियत को निस्संदेह गांव में एक विशेष दर्जा प्राप्त था। लगभग किसी भी ग्रामीण ने उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले मूल लू किंग सीमित दृष्टि वाला एक भोला युवा लड़का कई चीजों के प्रति उदासीन था। हालांकि इस पर कुछ विचार करने के बाद लू किंग ने कुछ विसंगतियों की खोज की। उदाहरण के लिए, उनकी यादों के अनुसार वृद्ध डॉक्टर चेन को काफी बूढ़ा होना चाहिए था। फिर भी उन्होंने एक मजबूत स्वास्थ्य बनाए रखा और अक्सर जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों में अकेले जाते थे। ये उनके पिछले जीवन के विकसित पर्यटन स्थल नहीं थे, बल्कि वास्तविक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और आदिम वन थे। वे जहरीले कीड़ों और सांपों और भयंकर जानवरों से भरे हुए थे। उनकी संख्या अज्ञात थी, जिससे वे बेहद खतरनाक हो गए। यहाँ तक कि अनुभवी शिकारियों ने भी इन जंगलों में बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की। डॉक्टर चेन जैसे बूढ़े आदमी के लिए इन स्थानों में सुरक्षित रूप से प्रवेश करना और छोड़ना वास्तव में असामान्य था। वे उनकी क्षमताओं के बारे में बहुत उत्सुक थे। ये बहुत अच्छा होगा अगर वे पुराने डॉक्टर चेन के मेडिकल कौशल का एक अंश भी सीख सकें। उनके महाशक्ति ने उन्हें सभी चीज़ों की बुनियादी जानकारी देखने की अनुमति दी। जब जड़ी बूटियों की पहचान करने की बात आई तो ये बुद्धू था। ये पूरी तरह से चिकित्सा कौशल का पूरक था। अगर वे पुराने डॉक्टर चेन के कुछ कौशल सीख सकते हैं तो ये उनके और लिटिल यान के भविष्य के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन वे पुराने डॉक्टर चेन से कैसे सीख सकते हैं? जैसे ही लू किंग ने इस पर विचार किया, उनकी पलकें अनियंत्रित रूप से झुकने लगी। उनका शरीर कमजोर था और वे भारी थकान को सहन नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार सोने से पहले लू किंग किसी भी अच्छे तरीके के बारे में नहीं सोच सका। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वे बूढ़े डॉक्टर चेन से संपर्क करने का कोई रास्ता निकाल पाते, बूढ़े डॉक्टर चेन उनके पास आए। एक झुकने वाली कुर्सी पर लेटे हुए लू किंग सो गए। अपनी नींद की स्थिति में वे किसी को बात करते हुए सुन रहे थे। उसके बाद किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वे अचानक उठ खड़े हुए। लू किंग, तुम जाग रहे हो? बूढ़ा डॉक्टर चेन तुम्हारा इलाज कर रहा है। एक जोरदार आवाज आई। लू किंग ने आवाज को पहचान लिया। ऐसा लगता था कि ये बगल के बूढ़े झांग की आवाज थी, जिससे शुरुआत में उन्हें राहत मिली। फिर वे पूरी तरह जागरूक हो गए और उन्होंने अपनी आंखें खोली। पुराना डॉक्टर चेन? सिर घुमाते हुए उन्होंने दो बुजुर्गों को देखा, एक खड़ा और दूसरा बैठा हुआ दुबले और दयालु चेहरे वाला केवल पुराना डॉक्टर चेन ही हो सकता था। मत हिलो, पहले मुझे अपनी नब्ज लेने दो, लू किंग को उठते देखकर बूढ़े डॉक्टर चेन ने धीरे से कहा। लू किंग तुरंत जम गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े डॉक्टर चेन का हाथ उनकी कलाई पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका हाथ पकड़ रहा है। पता चला कि बूढ़े डॉक्टर चेन उनकी नब्ज ले रहे थे। बूढ़े डॉक्टर चेन को नब्ज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए देखकर लू किंग हिलने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से लेटने वाली कुर्सी पर लेटे रहे। ये जानते हुए कि नब्ज लेना जल्दी खत्म नहीं होगा, लू किंग इस कुछ रहस्यमय पुराने डॉक्टर चेन की जांच करने से खुद को नहीं रोक सके। उनका पहला प्रभाव ये था कि बुजुर्ग डॉक्टर जितना उन्हें याद था उससे अधिक सौम्य लग रहे थे। उनकी दुबली आकृति लगभग दिव्य शांति को दर्शा रही थी। ये देखना तुरंत आश्वासन देने वाला था। लेकिन इस समय उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उनकी भौहें ऐसे कांप रही थीं जैसे वे किसी कठिनाई का सामना कर रहे हों। लू किंग ने कुछ देर तक बूढ़े डॉक्टर चेन को चुपचाप देखा और अचानक उन्होंने बड़े के चारों एक धुंधली लाल रोशनी देखी। चेन सोंगकिंग, चिकित्सा में कुशल, दयालु, सम्मानित, एक अच्छा बूढ़ा चिकित्सक। खेती, क्यों खेती में प्राप्त, प्रसूति-उत्तर आंतरिक क्षेत्र। ये क्या है? लू किंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, न केवल बड़े डॉक्टर के शरीर से निकलने वाली हल्की लाल रोशनी के कारण, बल्कि उसके बाद के टेक्स्ट में विवरण के कारण भी और भी ज्यादा। होश में आने के बाद से लू किंग धीरे धीरे अपनी महाशक्ति में कुछ प्रतिमानों को समझ गए थे। साधारण वस्तुओं की जब उनकी महाशक्ति के साथ जांच की जाती थी तो सामान्य तौर पर एक धूसर रंग दिखाई देता था। औषधीय जड़ी बूटियों जैसी अधिक विशिष्ट वस्तुएं सफेद रंग प्रदर्शित करती थीं, लेकिन मनुष्य बिना किसी अपवाद के सभी ने सफेद रंग दिखाया। कम से कम गांव में उनसे मिलने वाले सभी लोगों के साथ ऐसा ही था। हालांकि सफेद रंग की शक्ति अलग अलग थी।
वयस्कों ने सबसे मजबूत दिखाया, जिसके बाद किशोरों और बुजुर्गों ने सबसे कम दिखाया। लुकिंग ने अनुमान लगाया कि ये किसी व्यक्ति की शक्ति या जीवन ऊर्जा से संबंधित हो सकता है। आखिरकार आमतौर पर वयस्कों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, जबकि बुजुर्गों में सबसे कम ऊर्जा होती है। लेकिन बुजुर्ग डॉक्टर चैन की उपस्थिति ने उनकी समझ को उलट दिया। जो प्रकट हुआ वो एक लाल रोशनी थी, जो ऐसी कुछ भी थी जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि टेक्स्ट की सामग्री बाद में प्रकट हुई। खेती सफल क्यों, खेती में प्राप्त प्रसूतियोत्तर आंतरिक क्षेत्र। इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब था कि वे जिस दुनिया में थे वे वैसी नहीं थी जैसा उन्होंने सोचा था, हुआजिया देश की प्राचीन दुनिया के समान, बल्कि एक अधिक रहस्यमय दुनिया थी जहां खेती संभव थी? इस अचानक बदलाव से लुकिंग का दिल टूट गया। जैसे ही वे बड़े डॉक्टर से जांच करते रहना चाहते थे और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, बड़े डॉक्टर चैन अचानक उनके पास आए। लुकिंग के घबराए हुए और हैरान करने वाले भाव को देखकर एंजर डॉक्टर चैन ने एक पल के लिए भौहें मिलाई और फिर उनका चेहरा शांत हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी नब्ज ले रहा हूं। ये एक गलतफहमी थी। उन्होंने सोचा नब्ज लेते समय उनके गंभीर व्यवहार ने लुकिंग को डरा दिया। अपने आप को रचना करने का अवसर पाकर लुकिंग ने कुछ उत्सुकता से पूछा, दादा चैन, मेरी बीमारी कैसी है? अब सब ठीक है? उनके बगल में बूढ़े मास्टर झांग भी बड़े डॉक्टर चैन की ओर उत्सुकता से देख रहे थे। एंजिल डॉक्टर चैन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, बुरा नहीं है, तुम्हारी बीमारी वास्तव में ठीक हो गई है। यद्यपि तुम अभी भी थोड़े कमजोर हो, उचित स्वास्थ्य लाभ तुम्हें लगभग पूरी तरह निर्बाध बना देगा। सच में ये बहुत अच्छा है। लुकिंग, तुम्हें तुरंत बूढ़े डॉक्टर चैन को धन्यवाद कहना चाहिए। अगर उसके द्वारा बताई गई दवा के लिए नहीं होता तो शायद तुम बिल्कुल नहीं जागते। बूढ़े मास्टर झांग ने खुशी से कहा, धन्यवाद दादा चैन। लुकिंग झुके हुए स्थान से उठे और भक्ति के प्रतीक के रूप में घुटने टेकने और झुकने का प्रयास किया। आखिरकार बड़े डॉक्टर ने उसे वास्तव में एक जीवन रक्षक ऋण दिया। अगर उस औषधि सूप के कटोरे के लिए नहीं होता तो वे मेमोरी एकीकरण की अवधि से नहीं बच पाता। यही उनके गहरे सम्मान के योग्य था। हालांकि बड़े डॉक्टर चैन ने लुकिंग को रोका, ऐसी कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जागरूकता भी तुम्हारे अपने भाग्य के कारण है। इस बूढ़े आदमी ने केवल थोड़ी सी मदद की। बुजुर्ग डॉक्टर चैन के शब्द विनम्रता के बाहर नहीं थे। वास्तव में वे अभी भी असाधारण रूप से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने वास्तव में तब दौरा किया था जब लुकिंग बीमार हो गए थे। उस समय लुकिंग गंभीर रूप से पीड़ित थे। उनकी ऊर्जा एक धागे की तरह महीन थी और उनकी स्थिति गंभीर थी। उनकी अंतिम सांस तक कम हो गई थी। हालांकि चिकित्सा का वास्तविक मास्टर भी आ गया होता तो भी उन्हें बचाना मुश्किल था। चिकित्सा सद्भावना को मूर्तिमान करते हुए उन्होंने कई बहुमूल्य सामग्रियों को जोड़कर एक नुस्खा तैयार किया। उनका उद्देश्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करना था, फिर बाकी भाग्य पर छोड़ देना। उनके द्वारा जोड़ी गई कुछ सामग्रियां तो शहर के अमीर परिवारों ने भी आरक्षित कर रखी थीं। इसी कारण उन्हें अगले दिन पहाड़ों पर जल्दी जाना पड़ा था ताकि जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया जा सके, ताकि जो उपयोग किया गया था उसकी पूर्ति की जा सके। उन्होंने सोचा था कि लुकिंग ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वे जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके लौटे तो उन्होंने गांव वालों से सुना कि लुकिंग की बीमारी में सुधार हुआ है। वे न केवल बिस्तर से उठ सकते थे और चल सकते थे, बल्कि वे मछली पकड़ने के लिए नदी तक भी जा सकते थे। आश्चर्यचकित होकर वे तुरंत उसे देखना चाहते थे। आंगन के बाहर पहुंचने पर उनका सामना बूढ़े मास्टर झांग से हुआ, जो खेतों में काम करके लौट रहे थे। इसलिए वे एक साथ घर में घुसे। शुरुआत में उन्हें संदेह था कि गांव वालों ने अतिशयोक्ति की। अब लुकिंग की नब्ज लेने के बाद उन्होंने पाया कि गांव वालों के शब्दों में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लुकिंग की बीमारी वास्तव में पूरी तरह ठीक हो गई थी। अभी भी थोड़े कमजोर होने के अलावा पिछले लक्षण चमत्कारिक रूप से गायब हो गए थे। इससे एंजल डॉक्टर चैन को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कल गलत निर्णय लिया था? लुकिंग के भ्रमित चेहरे को देखते हुए बूढ़े डॉक्टर चैन को पहली बार उनके चिकित्सा कौशल पर संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने दिमाग से इस विचार को हटा दिया। उन्हें अभी भी अपने चिकित्सा कौशल पर भरोसा था। लुकिंग वास्तव में कल गंभीर रूप से बीमार थे। वो इसका गलत निदान नहीं कर सकते थे। लुकिंग रातों रात क्यों ठीक हो गया था, इसके बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि एक और रहस्य होना चाहिए। ये सिर्फ एक रहस्य था जिसे वो सुलझा नहीं सका। बूढ़े डॉक्टर चैन ने सोचा, लेकिन फिर भी इसका पता नहीं लगा सके। अंततः वो इसका श्रेय केवल लुकिंग के शुभ भाग्य को दे सके कि उनका जीवन अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि उनका चिकित्सा कौशल अभी भी मानव शरीर के कई रहस्यों को उजागर करने के लिए पर्याप्त सटीक नहीं था। अगर उनके पास एक इनेट ग्रैंड मास्टर की क्षमता होती जो सबसे सूक्ष्म विवरणों को समझ सकता था, तो शायद वे समझ सकते थे कि लुकिंग कैसे ठीक हो गए। ये सोचकर बूढ़े डॉक्टर चैन ने लुकिंग की ओर देखा और अचानक कहा,
लू किंग, हालांकि आपकी हालत में सुधार हुआ है, लेकिन आपका शरीर अभी भी कुछ कमजोर है। कल से शुरू करके हर 3 दिन में मेरे घर आओ। मैं आपकी नींव को मजबूत करने और आपकी जीवन शक्ति को पोषित करने के लिए आपको कुछ एक्यूपंक्चर सत्र दूंगा। इससे पहले कि लू किंग जवाब देते, दादा झांग जो उनके बगल में थे, पहले से ही बहुत खुश थे। लू किंग, क्या आप बूढ़े डॉक्टर चैन को धन्यवाद नहीं करेंगे? वो मुश्किल से ही किसी को एक्यूपंक्चर देने की पेशकश करते हैं। लू किंग एक पल हिचकिचाए। लेकिन वर्तमान में मेरे घर में कुछ भी मूल्यवान नहीं है। मुझे डर है कि मैं चिकित्सा शुल्क वहन नहीं कर सकता हूँ। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बूढ़े डॉक्टर चैन ने कहा। इस बार आपकी रिकवरी कुछ अजीब है और अभी भी कुछ छिपे हुए खतरे हो सकते हैं जिनका मैं निदान नहीं कर सकता हूँ। आपको एक्यूपंक्चर देने से मुझे अपने चिकित्सा सिद्धांतों की पुष्टि करने में भी मदद मिलेगी। ये मेरे लिए भी फायदेमंद है। बूढ़े डॉक्टर चैन को ये कहते हुए सुनकर लू किंग केवल अपना आभार व्यक्त कर सके। फिर बहुत बहुत धन्यवाद दादा चैन। ये सिर्फ ऐसा ही हुआ कि वो इस बात से भी चिंतित था कि उसे बूढ़े डॉक्टर चैन के करीब जाने का मौका नहीं मिलेगा। अब उनके पास एक कारण था। जहां तक उनकी बीमारी के ठीक होने का सवाल है, सच तो यह है कि वो खुद भी स्पष्ट नहीं थे। शायद यादों के एकीकरण के कारण उनकी बीमारी संयोग से ठीक हो गई, या फिर उनकी महाशक्ति थी जिसने उन्हें चंगा किया। बहरहाल उन्होंने नहीं सोचा कि ओल्ड डॉक्टर चैन इसका निदान करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा उन्हें अपने प्रति दादा डॉक्टर की ओर से कोई द्वेष नहीं महसूस हुआ और अपने भीतर की महाशक्ति के साथ वो काफी आश्वस्त थे। ये देखकर कि वो अपने शरीर को ठीक करने में एक कुशल बुजुर्ग डॉक्टर की मदद पाकर खुश क्यों नहीं होते। ये देखकर कि लू किंग सहमत हो गए थे तो बूढ़े डॉक्टर चैन भी मुस्कुरा गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में चिकित्सा कौशल में खुद को डुबो दिया था और ऐसे मामले का सामना करना दुर्लभ था जिसे वे समझ नहीं सकते थे, जिसने लू किंग के शरीर के बारे में उन्हें उत्सुक बना दिया। आखिरकार लू किंग को अपने शरीर की स्थिति में मदद करना उनके लिए एक सरल प्रयास था। अगर इससे उनके चिकित्सा कौशल में कुछ लाभ हो सकता था तो वो बहुत खुश होते। मैं अब वापस जा रहा हूँ, कल सुबह एक्यूपंक्चर के लिए आना याद रखना। लू किंग को देखने के बाद बूढ़े डॉक्टर चैन जाने के लिए तैयार थे। आज उन्होंने जो जड़ी बूटियां इकट्ठी की थीं, उन्हें अभी भी तुरंत सुखाने की आवश्यकता थी, अन्यथा वो उन्हें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए समय पर तैयार नहीं कर पाते थे। दादा चैन, दादा झांग, 1 मिनट रुकिए। दोनों बुजुर्गों को जाते देखकर लू किंग जल्दी से उठ खड़ा हुआ, रसोई घर में भागा और छोटी मछलियों के 2 कटोरे बाहर ले आया। दादा चैन, दादा झांग, ये मछलियां मैंने आज सुबह पकड़ी हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया कुछ ट्राई करने के लिए घर ले जाएं। दादा झांग ने छोटी मछलियों के 2 कटोरे को देखा। मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने गांव के लोगों को आपकी मछली पकड़ने के बारे में बात करते सुना। लू किंग, क्या कैंचुओं के साथ मछली पकड़ने का ये तरीका कुछ ऐसा है जो आपके पिता अपने पीछे छोड़ गए थे? हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मेरे पिता ने मुझे पहले बताया था। लू किंग इस बहाने का उपयोग करने में काफी निपुण हो गए थे। तुम भ्रमित हो, दादा झांग अप्रत्याशित रूप से व्यथित हुए। जबकि ये आपके पिता द्वारा छोड़ी गई एक तकनीक थी तो आपको इसे गुप्त रखना चाहिए था। आप गांव के सभी लोगों को कैसे बता सकते हैं? अगर वे सभी मछली पकड़ने जाते हैं और मछली की नदी को खाली कर देते हैं तो आप और छोटी यान क्या खाएंगे? ये ठीक है दादा झांग, मेरे साथ यहाँ होने पर छोटी यान भूखी नहीं रहेगी, लू किंग ने बिना सोचे समझे कहा। मछली पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। यदि अपनी इच्छानुसार मछली पकड़ने के लिए केवल एक बार जानने की आवश्यकता होती तो उनके पिछले जीवन में इतने सारे एयरहेड नहीं होते। इसके अलावा वे प्रकृति की पुनर्जनन क्षमताओं से भली भांति परिचित थे। पूरी तरह से जंगली मछली पकड़ने पर निर्भर होने के कारण नदी की मछलियों को कम करना असंभव था। लेकिन दादाजी को ये बातें कैसे पता हो सकती थी? लू किंग के उदासीन व्यवहार को देखकर वो थोड़े उत्तेजित हो गए, लेकिन असहाय हो गए। अंत में वे केवल आह भर सके। तुम समझ जाओगे जब तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उनके अलावा पुराने डॉक्टर चैन ने इस मामले पर कोई राय व्यक्त नहीं की। ये उनके लिए तुच्छ मामले थे, उनकी चिंता के लायक नहीं थे। दूसरी तरफ वो लू किंग द्वारा निकाली गई मछली से कुछ हद तक प्रसन्न थे। वो निश्चित रूप से लू परिवार की वर्तमान स्थिति को जानते थे। ये छोटी मछली शायद एकमात्र चीज थी जो लू किंग दे सकता था। ये अगले कुछ दिनों के लिए उसका और उसकी बहन का भोजन भी हो सकता था। फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से इसे पेश किया। इससे पता चलता है कि लू किंग एक आभारी बच्चा था। ऐसे नौजवान को कोई नापसंद नहीं करता। इसलिए बूढ़े डॉक्टर चैन ने लू किंग के उपहार को अस्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि दादा झांग चाहते थे कि लू किंग को थोड़ा दर्द हो तो उन्होंने जानबूझकर मछली का एक और कटोरा ले लिया। दोनों बुजुर्गों को बाहर देखा और उन्हें चलते हुए देखकर लू किंग अपने घर लौट आए।
एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो उन्होंने गहरी सांस ली और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर की घटनाएं सांसारिक प्रतीत हो रही थीं, लेकिन उनके दिल कई बार उनके गले में थे। एक तरफ वो ये उजागर करने से डर रहे थे कि वो इस शरीर के मूल मालिक नहीं थे। दूसरी ओर वो बूढ़े डॉक्टर चैन द्वारा प्रकट की गई जानकारी से हैरान थे। उन्होंने सोचा कि वे एक प्राचीन चीन जैसी दुनिया में थे। उन्होंने मान लिया कि इस दुनिया में हर कोई उनकी तरह एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन अभी अभी उन्होंने बूढ़े डॉक्टर के बारे में सामान्य ज्ञान से परे की जानकारी देखी। खेती, खेती, क्षेत्र, ये युद्ध नायकों और रहस्यों की दुनिया से संबंधित चीजें थीं, जहां प्राणी अविश्वसनीय रूप से चल सकते थे और उनके पास असाधारण शक्तियां थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे ऐसी दुनिया में अतिक्रमण कर गए हों? लू किंग की भावनाएं अचानक जटिल हो गईं। वे आशंकित, भ्रमित और गर्भवती भी महसूस कर रहे थे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका पुनर्जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ है जिसमें संभवतः असाधारण शक्तियां हैं। लू किंग का दिल खुश और हैरान दोनों था। ये खुशी एक चीनी व्यक्ति के रूप में वीरता के जीवन और तलवार के साथ दुनिया में घूमने की एक अकथनीय लालसा से उपजी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि एक ऐसी दुनिया में जहां कोई अपने आप में बड़ी शक्ति जमा कर सकता है और शक्तिशाली व्यक्तियों को जन्म दे सकता था, सामान्य दुनिया की तुलना में खतरा बहुत अधिक प्रचलित था। तथाकथित नायक अक्सर अपने युद्ध कौशल से कानून तोड़ते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण शक्ति को समझ जाता है तो वे आसानी से विभिन्न नियमों को खारिज कर सकते हैं। बलवानों के लिए क्रोधित होना और कमजोरों के लिए आक्रोश का सामना करना असामान्य था। वर्तमान में वो एक कमजोर व्यक्ति था जो एक मुर्गी को कुचलने में असमर्थ था। अगर एक दिन वो लापरवाही से खेती में जानकार एक दुष्ट व्यक्ति का सामना करता है तो ये आशंका है कि वो आसानी से नष्ट हो सकता है। इस बारे में सोचते हुए लू किंग खतरे की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें अपने कुछ मूल विचारों को बदलने की जरूरत थी। लू किंग फिर से गहरे विचार में पड़ गए, धीरे धीरे अपने दिमाग में अपनी योजनाओं पर विचार कर रहे थे। अगली सुबह लू किंग ने नदी के झींगा दलिया का एक बर्तन पकाया और फिर लिटिल यान को जगाया। भाई बहन एक साथ दलिया का आनंद ले रहे थे। भाई, झींगा दलिया का स्वाद बहुत अच्छा है, नन्ही ने शोर मचाते हुए दलिया के दाने से लथपथ अपने चेहरे को ऊपर देखा और खुशी से लू किंग से कहा, ये अच्छा है कि तुम इसे पसंद करती हो, धीरे पियो और दम घुटना मत देना। लू किंग ने अपने मुंह से दलिया निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। भाई, क्या हम आज मछली पकड़ने जा रहे हैं? लिटिल यान ने पूछा। हम आज मछली पकड़ने नहीं जा रहे हैं, खाना खाने के बाद हम दादा चैन के घर जा रहे हैं। अब जब उनकी तत्काल भोजन की ज़रूरतें पूरी हो गईं तो लू किंग अगले कुछ दिनों में मछली पकड़ने की योजना नहीं बना रहे थे। 98.6% सटीकता के साथ हैल के शेयर मूल्य का एआई विश्लेषण, पीपी स्टॉक, पब फ्यूचर के विज्ञापन। इसके अलावा कल के मछली पकड़ने के स्थान पर मछली उनके प्रयासों से काफ़ी कम हो गई थी और शायद ठीक होने में कुछ समय लगेगा। शेष 2 मछली पकड़ने के स्थानों के लिए अविकसित मछली की छड़ी का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता था। इससे पहले कि वो एक बेहतर मछली की छड़ी बना पाता, लू किंग उन दोनों स्थानों पर मछली पकड़ने का इरादा नहीं था। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। वे बहुत गरीब थे, हर संसाधन बहुमूल्य था और इसकी बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दादा चैन के घर जा रहे हैं? लिटिल यान की आंखें चमक उठीं। छोटा कल भर सो रहा था और उसे बड़े डॉक्टर चैन और बड़े झां की यात्रा के बारे में पता नहीं था। क्या तुम जाना चाहती हो? लू किंग ने पूछा। आमतौर पर बच्चे स्वाभाविक रूप से डॉक्टर्स जैसी शख्सियातों से डरते हैं और लू किंग को यकीन नहीं था कि लिटिल यान को भी ऐसा ही लगता है या नहीं। मैं चाहती हूँ, छोटे ने गंभीरता से कहा। दादा चैन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भाई की बीमारी ठीक कर दी और लिटिल यान ने अभी तक उन्हें धन्यवाद नहीं दिया है। लू किंग मुस्कुराए। ठीक है, चलो दादा चैन को एक साथ धन्यवाद देते हैं। दलिया खत्म करने के बाद लू किंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया और लिटिल यान के साथ बाहर निकल गए। बुजुर्ग डॉक्टर चैन गांव में नहीं रहते थे, लेकिन गांव के पीछे एक छोटे से पहाड़ पर आधे रास्ते पर रहते थे। लिटिल यान के साथ सड़क पर चलते हुए उन्होंने दूर से एक अकेला छोटा सा आंगन देखा जो पहाड़ के आधे रास्ते पर दिखाई दे रहा था, जो काफी रमणीय लग रहा था।
पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंचने पर लू किंग ने आंगन के सामने एक आकृति को चलते हुए देखा। वो बोलने ही वाला था जब उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। उसने लिटिल यान को भी खींचा और उसे चुप रहने का संकेत दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बुजुर्ग डॉक्टर चैन अब परेशान होने की स्थिति में नहीं लग रहे थे। बुजुर्ग डॉक्टर चैन अपने मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे थे। लू किंग ने इस प्रकार को नहीं पहचाना। उनके लिए यह कुछ हद तक उनके पिछले जीवन में बगीचों में बुजुर्गों द्वारा अभ्यास की जाने वाली ताइची मुक्केबाजी से मिलती जुलती थी। चालें धीमी और कोमल थीं। हालांकि कुछ समय तक देखने के बाद लू किंग ने अंतर पर ध्यान दिया। हालांकि एल्गर डॉक्टर चैन की चालें नरम लग रही थी, लेकिन प्रत्येक चाल में हवा बह रही थी और स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रही थी, जो कि एक काफी सुंदर दृश्य था। जैसे ही लू किंग कुछ हद तक मोहित हो रहे थे, अचानक उनकी दृष्टि के क्षेत्र में पाठ की एक पंक्ति सामने आ गई। भाषा का अनुवाद मेहनत से बनाया गया है, कृपया करके लाइक करें। लू किंग के शिष्य अचानक संकुचित हो गए। उनकी महाशक्ति का ऐसा कार्य था। उन्होंने बुजुर्ग डॉक्टर चैन की ओर देखा, जो अभी भी अपनी मुक्केबाजी में गहराई से डूबे हुए थे। लू किंग ने जबरन अपने बेकाबू होते दिल को शांत किया और उन्होंने चुपचाप अपने दिमाग में हाँ का चुनाव किया। सिमुलेशन शुरू। वर्तमान प्रगति 1%, 2%, 3%। अपने दृष्टि के क्षेत्र में प्रगति की गति को चुपचाप बढ़ते हुए देखते हुए लू किंग के दिल की धड़कन अनैच्छिक रूप से फिर से तेज हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी महाशक्ति दूसरे लोगों की खेती की तकनीकों का अनुकरण कर सकती है। कल ही वो इस दुनिया के खेती के तरीकों तक पहुंचने में सक्षम नहीं होने के कारण निराश थे। ये वास्तव में सोने पर तकिया मिलने जैसा था। लू किंग खेती की तकनीक के अनुकरण प्रगति पर नजर रखते हुए डॉक्टर चैन की गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे। 48%, 49%, 50%। जब खेती की तकनीक सिमुलेशन प्रगति 50% तक पहुंच गई, तो लू किंग ने पाया कि यह रुक गई है और प्रगति बार गायब हो गया है। चारों तरफ देखने पर उन्होंने पाया कि ओल्ड डॉक्टर चैन अपनी मुक्केबाजी पहले ही पूरी कर चुके थे। लू किंग ने भीतर से विलाप किया। अगर वो थोड़ा पहले आ गया होता तो वो डॉक्टर चैन की मुक्केबाजी विधि को पूरी तरह से अनुकरण कर सकता था। अब आधे रास्ते में फंस जाना काफी असुविधाजनक था। हालांकि लू किंग ने कुछ ही देर के लिए अफसोस व्यक्त करने के बाद अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया। इस यात्रा के दौरान अपनी महाशक्ति के एक और कार्य की खोज करना पहले ही एक बहुत बड़ा लाभ था। जहां तक ओल्ड डॉक्टर चैन की खेती की तकनीक का सवाल है, भविष्य में बहुत समय होगा। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुजुर्ग डॉक्टर चैन ने अपना मुक्केबाजी सत्र समाप्त किया और अभी लू किंग और उसकी बहन की ओर देखा। वास्तव में वो शुरू से ही भाई बहन की उपस्थिति के बारे में जानता था। सिर्फ ये कि सुबह अभ्यास करना पहले से ही आदत थी, इसलिए वो रुक नहीं सकते थे। क्या तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया? बुजुर्ग डॉक्टर चैन ने गर्मजोशी से पूछा। हमारे पास है, लू किंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। छोटी यान आगे बढ़ी और बुजुर्ग डॉक्टर चैन का हाथ पकड़ते हुए बोली, दादा चैन, मेरे भाई की बीमारी ठीक करने के लिए धन्यवाद। अरे छोटी, जिसे तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए वो तो तुम हो। अगर तुम उस दिन इतनी जोर से नहीं रोती तो मैं ये देखने के लिए अंदर नहीं आता कि क्या हो रहा है। बुजुर्ग डॉक्टर चैन ने लिटिल यान के सिर को छुआ, जो कुछ हद तक हिल गया। उस दिन वो गांव में घूम रहा था और उसे लिटिल यान के रोने की आवाज सुनाई दी, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो आया कि लू किंग कितनी गंभीर रूप से बीमार था। लिटिल यान को धन्यवाद क्यों? ये तो दादा चैन थे जिन्होंने मेरे भाई की बीमारी ठीक कर दी। छोटे ने थोड़ा भ्रमित होकर कहा, ये पूरी तरह से मेरा श्रेय नहीं है। तुम्हारा भाई ठीक हो रहा है क्योंकि उसका भाग्य अच्छा है। बुजुर्ग डॉक्टर चैन ने आह भरी। कल घर लौटने के बाद उन्होंने फिर से चिकित्सा की पुस्तकों की जांच की थी और अभी भी लू किंग की बीमारी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था। अंत में ये सब लू किंग के सौभाग्य और भाग्य पर था। छोटी को बुजुर्ग डॉक्टर चैन के शब्द समझ नहीं आए। वो केवल अस्पष्ट रूप से अपना सिर हिला सकती थी। तब लू किंग को एहसास हुआ कि ये डॉक्टर चैन द्वारा उनका इलाज करने का ये अतिरिक्त कारण था। उन्होंने प्रेम से लिटिल यान की ओर देखा और फिर से बुजुर्ग डॉक्टर चैन को गहरा नमन किया। धन्यवाद दादा चैन, मेरी जान बचाने के लिए। तुम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुजुर्ग डॉक्टर चैन ने अंततः अपना हाथ हिला दिया और आगे कुछ समझाने का निर्णय नहीं लिया।
क्योंकि वो जानता था कि अगर वो आगे और समझाता तो लुकिंग और उसकी बहन अभी भी यही मानते कि यही वो था जिसने बीमारी को ठीक किया था। क्योंकि ऐसा ही था तो और अधिक स्पष्टीकरणों के साथ परेशान क्यों होना। दादा चैन, आप अभी क्या कर रहे थे? मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे थे? इस समय लिटिल यान ने मासूमियत से पूछा। लू किंग ने भी बुजुर्ग डॉक्टर चैन की ओर देखा। कैसे लिटिल यान? क्या आप बता सकते हैं कि दादा चेन मुक्केबाजी कर रहे थे? बूढ़े डॉक्टर चेन ने मुस्कुराया। मैं नहीं बता सका। लिटिल यान ने अपना सिर हिलाया। ये भाई था जिसने कहा कि दादा चेन मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे थे, मुझे बात ना करने और आपको परेशान ना करने के लिए कह रहे थे। क्षमा करें दादा चेन, हमें नहीं पता था कि आप अभ्यास कर रहे हैं। लुकिंग ने माफी मांगते हुए कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो अभ्यास कर रहा था उसे मुश्किल से मुक्केबाजी की तकनीक कहा जा सकता है। ये सिर्फ एक स्ट्रेचिंग रूटीन थी, बड़े डॉक्टर ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि दादा चेन बहुत सुंदर लग रहे थे, लिटिल यान ने गंभीरता से कहा। बूढ़ा आदमी जो मैं हूँ, मुक्केबाजी के सेट का अपने पूरे जीवन अभ्यास करने के बाद अब आप जैसे छोटे से साथी से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ये सब इसके लायक है। लिटिल यान के भद्दे शब्द सुनकर बूढ़े डॉक्टर चेन दिल से हंसे। बड़े डॉक्टर को इतना खुश देखकर लुकिंग का दिल भी शांत हो गया। वो वास्तव में थोड़ा डर गया था कि बड़े डॉक्टर के पास उसे मुक्केबाजी करते देखने के खिलाफ कुछ नियम थे। अगर ऐसा होता तो वो और उसकी बहन एक वर्जना तोड़ देते। चलो अंदर चलते हैं, मैं पहले तुम्हारा एक्यूपंक्चर का इलाज करवा दूंगा। बूढ़े डॉक्टर चेन ने लिटिल यान को उठाया और लुकिंग से कहा। लुकिंग ने आदरपूर्वक बड़े डॉक्टर का पीछा आंगन तक किया। आंगन में प्रवेश करने पर वो वहां सूखने वाली सभी औषधीय जड़ी बूटियों से मोहित हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा और उनमें से एक को पहचान लिया, गाय की हड्डी की घास, जो उनके अपने आंगन में भी उगती थी। दुर्भाग्य से उनके पास प्रत्येक औषधीय जड़ी बूटी को पहचानने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। दादो चेन, क्या ये सारी सूखी हुई वस्तुएं बगीचे की औषधीय जड़ी बूटियां हैं? लुकिंग ने पूछताछ की। वास्तव में? क्यों? क्या आप औषधीय जड़ी बूटियों को पहचान सकते हैं? बूढ़े डॉक्टर चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वास्तव में नहीं, लुकिंग ने जवाब दिया। मैंने बस देखा कि यहाँ एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो हमारे घर के पास भी उगती है। कौन सी? लुकिंग ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। वो जो उस झूलती टोकरी में सूख रहा है। जड़ी बूटी पर नीले फूलों को देखकर लिटिल यान ने भी बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ, हमारे घर के बाहर बहुत सारे फूल उग रहे हैं और न्यू न्यू को भी उन्हें खाना पसंद है। बड़े डॉक्टर ने उस पर एक नज़र डाली। ये ठीक है, ये गाय की हड्डी की घास है। वास्तव में एक बहुत ही सामान्य औषधीय जड़ी बूटी है। गाय की हड्डी की घास? लुकिंग ने नाम दोहराया, फिर पूछा। दादा चेन, आमतौर पर गाय की हड्डी की घास किस लिए उपयोग की जाती है? इसका उपयोग मुख्य रूप से गिरने और प्रहार से होने वाली चोटों के इलाज के लिए किया जाता है, बूढ़े डॉक्टर चेन ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर उन्होंने लुकिंग की ओर देखा। क्यों? क्या तुम्हें औषधीय जड़ी बूटियों में दिलचस्पी है? हाँ, लुकिंग ने ईमानदारी से जवाब दिया। लिटिल यान ने जिक्र किया था कि उसकी बीमारी आपके पर्चे से ठीक हो गई थी दादा चेन। इससे मुझे लगता है कि औषधीय जड़ी बूटियां वास्तव में चमत्कारी हैं। वे केवल फूल और पौधे हैं, फिर भी वे दर्द से राहत दे सकते हैं और जीवन बचा सकते हैं। यदि तुम जड़ी बूटियों के बारे में सीखना चाहते हो तो यह आसान नहीं है। चिकित्सा के अध्ययन के लिए न केवल साहस और विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि एक स्वच्छ मन की भी आवश्यकता है। इसके अलावा आपको साक्षर होने और चिकित्सा ग्रंथों को समझने की आवश्यकता है। बड़े डॉक्टर ने लुकिंग की आकांक्षाओं का मजाक नहीं उड़ाया। इसके बजाय उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया। मैं कुछ पत्रों को जानता हूँ, लुकिंग ने तुरंत कहा। ये कथन गलत नहीं था। उनकी स्मृति में शरीर के मूल मालिक ने कुछ पत्रों को पहचाना था और वे पत्र सत्यापन पर उनके पिछले जीवन के पत्रों के लगभग समान थे, केवल उनकी लेखनी में अधिक जटिल थे। क्या तुम पढ़ना जानते हो? बड़े डॉक्टर चेन को फिर से आश्चर्य हुआ। इस ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने में सक्षम किसी व्यक्ति को खोजना आसान नहीं था। लुकिंग सिर्फ एक अनाथ था, फिर भी वो पढ़ना जानता था। जब मेरे दादा जीवित थे, उन्होंने मुझे कुछ पत्र सिखाए थे। दुर्भाग्य से मैं धीमा था और दादा के निधन के बाद कुछ भूल गया। इसके अलावा मैं केवल उन्हें पहचान सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता। बूढ़े डॉक्टर चेन को तब लुकिंग के परिवार की स्थिति का एहसास हुआ। ये अफवाहें थीं कि लुकिंग के दादा एक विद्वान थे।
वो अकाल से भाग रहे ग्रामीणों के साथ यहाँ आए थे। यहाँ एकांत में रहने से पहले ही उनका निधन हो गया था, जिससे मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीणों से सुना था कि लू किंग के पिता एक अशांत स्वभाव के थे, जो विद्वतापूर्ण कार्यों के लिए अनुपयुक्त थे और अक्सर किशोर के रूप में अपने दादा को क्रोधित करते थे। अंततः वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। अप्रत्याशित रूप से ये युवा लू किंग था, जो कुछ पत्रों को पहचान सकता था। दुर्भाग्य से लू किंग के दादा का जल्दी निधन हो गया, अन्यथा संभवतः लू किंग परिवार ने एक और विद्वान पैदा किया होता। बड़े डॉक्टर चेन ने फिर से चुपचाप आहें भरी और लू किंग की ओर और भी कोमल आंखों से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें महसूस हुआ कि लू किंग का भाषण एक विशिष्ट ग्रामीण युवक के विपरीत था, जो शायद अपने दादा और पिता की शिक्षाओं से प्रभावित था। चूंकि तुम्हें जड़ी बूटियों में दिलचस्पी है, अब से हर बार जब तुम एक्यूपंक्चर के लिए आओ, मैं तुम्हें आधे घंटे के लिए जड़ी बूटियों को हवा देने में मेरी मदद करने की अनुमति दूंगा, और तुम्हें कितना याद रहता है ये तुम्हारी समझ पर निर्भर करेगा। और तुम? बड़े डॉक्टर ने लिटिल यान का सिर थपथपाया। तुम भी अपने भाई के साथ आना। दादा चेन तुम्हारे लिए कुछ औषधीय भोजन बनाएंगे। इतने कमजोर शरीर के साथ ये ठीक कैसे हो सकता है? लू किंग बहुत खुश हुआ और जल्दी से अपना धन्यवाद व्यक्त किया। धन्यवाद दादा चेन। लिटिल यान, क्या तुम दादा चेन को धन्यवाद नहीं कहोगी? धन्यवाद दादा चेन। इसमें मुझे धन्यवाद देने की क्या बात है? इतने कमजोर छोटे शरीर को देखकर दादा चेन को भी दया आती है, बड़े डॉक्टर ने करुणा से कहा। एक बार घर के अंदर बड़े डॉक्टर ने लिटिल यान को नीचे रखा और एक सुई का थैला निकाला। उन्होंने लू किंग से कहा, बिस्तर पर जाओ और अपनी शर्ट उतारो। लू किंग ने जैसा कहा वैसा किया, अपनी शर्ट उतारी और फिर अपने बगल में लकड़ी के बिस्तर पर लेट गया। बूढ़े डॉक्टर चेन ने एक पल के लिए उसकी गंदी छाती को देखने के बाद सुई के थैले से एक चांदी की सुई निकाली। छोटी यान इतनी लंबी चांदी की सुई देखकर उसके चेहरे पर डर का संकेत दिखा। हालांकि वो जानती थी कि दादा चेन उसके भाई का इलाज कर रहे थे और डरने के बावजूद बिना किसी उपद्रव के चुपचाप अपनी जगह पर बनी रही। डरो मत और हिलना डुल्ला मत, मैं अभी एक्यूपंक्चर शुरू करने जा रहा हूं, बड़े डॉक्टर ने लू किंग को कहा। लू किंग ने सिर हिलाया। उसे कोई डर नहीं था। ब्लू स्टार पर अपने पिछले जीवन में उसने पारंपरिक चीनी एक्यूपंक्चर का भी अनुभव किया था, इसलिए वो इससे काफी परिचित थे। बड़े डॉक्टर ने धीरे से चांदी की सुई को लू किंग की एक विशेष एक्यूपॉइंट के लिए घुमाया और लू किंग को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ जब सुई उसके मांस में 3 पॉइंट्स में प्रवेश कर गई। पहली सुई डालना पूरा करने पर ऑल डॉक्टर चेन ने संकोच नहीं किया और तुरंत थैले से एक और चांदी की सुई निकाली, जो दूसरे चैनल बिंदु के लिए लक्षित थी। जल्द ही लू किंग के ऊपरी शरीर के विभिन्न एक्यूपॉइंट्स में 18 चांदी की सुई डाल दी गई थी। जहां तक लिटिल यान की बात है, वो पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, अपने भाई को हेजहॉग की तरह चूपते हुए देखने में असमर्थ थी। 18वीं सुई डालने के साथ इस बार बूढ़े डॉक्टर चेन ने तुरंत सुई नहीं छोड़ी। इसके बजाय उन्होंने सुई की पूंछ को पकड़ा और उसे धीरे से घुमाया। तुरंत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। लू किंग ने सुई के नीचे गर्म धारा बहती हुई महसूस की। ये झुंझुनाहट और बहुत आरामदायक था। उसी समय नींद की एक लहर उस पर हावी हो गई। उसकी पलकें भारी महसूस होने लगी और वो जल्द ही सो गया। दादा चेन, क्या मेरा भाई सो गया है? लिटिल यान ने अपना चेहरा ढंक लिया। उसने अपनी उंगलियों से झांका। हाँ, तुम्हारा भाई बहुत कमजोर है। इस मजबूती भरी सुई से उसे अच्छी नींद आएगी। ओह, लिटिल यान ने जवाब दिया। दादा चेन ऐसी बातें कह रहे हैं जो उसे फिर से समझ नहीं आ रही थी। चलो, हम चलते हैं। तुम्हारे भाई को यहाँ थोड़ी देर सोने दो और हम बाहर चलेंगे। बड़े डॉक्टर उठ गए। हम कहाँ जा रहे हैं? दादा चेन तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगे। जब लू किंग अपनी गहरी नींद से जागा तो उसने जो पहली आवाज सुनी थी वो थी लिटिल यान की खुशी भरी हंसी। उसने खुद को देखा और देखा कि चांदी की सुइयां चली गई हैं। उसके स्थान पर उसके शरीर को एक पतला कंबल से ढक दिया गया है। उसे नहीं पता था कि वो कब तक सोया था। लू किंग ने अपने मन में सोचा कि उसने कंबल फेंक दिया और अपना ऊपरी वस्त्र पहन लिया, फिर बाहर कदम रखा। आंगन में उन्होंने बूढ़े डॉक्टर चेन को लिटिल यान के साथ एक पत्थर की मेज पर बैठे देखा। वे नहीं बता सकते थे कि वे क्या चर्चा कर रहे थे, लेकिन दोनों दिल से हंस रहे थे। विशेष रूप से लिटिल यान, जो सफ़ेद पेस्ट्री का एक टुकड़ा पकड़े हुए था, विशेष रूप से खुश लग रहा था। भाई, आप जाग रहे हैं? छोटा यान हंसते हुए लू किंग को घर से बाहर निकलते देख हैरान रह गया। वो एक गड़गड़ाहट के साथ पत्थर की बेंच से नीचे कूदी और पेस्ट्री को लू किंग के पास ले गई। भाई,
देखो, ये दादा चैन द्वारा बनाया गया यैम केक है। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। क्या आपको एक टुकड़ा चाहिए? लू किंग ने पेस्ट्री नहीं ली, लेकिन बूढ़े डॉक्टर चैन की ओर मुड़कर कहा, दादा चैन, मुझे आशा है कि लिटिल यान आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचा रहा होगा। बूढ़े डॉक्टर चैन ने हाथ हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। लिटिल यान की मासूमियत और प्रसन्नता मुझे काफी खुश करती है। जागने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लू किंग ने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। ऐसा लगता है जैसे मुझे अचानक बहुत ताकत मिल गई है। दादा चैन, क्या अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ? इतना नादान मत बनो, बड़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम काफी थके हुए थे, एक कमजोर नींव के साथ। पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको धीरे धीरे ठीक होने की आवश्यकता है। मैंने जो स्ट्रेंथनिंग नीडल लगाई थी वो केवल अस्थायी रूप से आपकी आदिम क्यू को उत्तेजित करती थी। यही कारण है कि आप बढ़ी हुई शक्ति का भ्रम महसूस करते हैं। आपको अपने शरीर की कमियों को भरने और पूरी तरह से ठीक होने के लिए औषधीय आहार जारी रखने की आवश्यकता होगी। यहाँ इनमें से कुछ आम के केक ले लो। मैंने उन्हें न केवल लिटिल यान के लिए बनाया, बल्कि तुम्हारे लिए भी बनाया। कुछ टुकड़े आजमाओ। याम प्लीहा और फेफड़ों को पोषण देने के साथ साथ गुर्दे और सार को मजबूत करने के लिए अच्छा है, जिसकी आपको आवश्यकता है। बुजुर्ग डॉक्टर ने प्राचीन याम केक की थाली को पत्थर की मेज पर आगे धकेल दिया और लू किंग को कुछ लेने का इशारा किया। लू किंग ने हिचकिचाहट के साथ याम केक की थाली को देखा। दादा चैन, ये याम केक काफी कीमती होंगे ना? विशेष रूप से मूल्यवान नहीं, वे बाहर मिलने में दुर्लभ हैं, लेकिन यहाँ के पहाड़ों में अधिकता है। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है और मेरे पास अभी भी कुछ संग्रहित है। कृपया आगे बढ़ो और खाओ। बुजुर्ग डॉक्टर चैन ने लू किंग की आपत्तियों पर ध्यान दिया और उन्हें गर्मजोशी से आश्वस्त किया। उन्होंने इसे आसान बना दिया, लेकिन लू किंग बेहतर जानते थे। पहाड़ी जंगलों में खतरों के बारे में हर कोई जानता था। ये जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने वाले का कौशल था जो इन याम्स को लाया। इन याम केक को तुच्छ मानना अत्यधिक भोले भालेपन की बात होगी। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि अगर एल्डर डॉक्टर चैन पेशकश करने में इतनी दूर आगे होते तो उनके लिए सरासर मना करना बहुत कठिन होता। इसलिए उन्होंने बड़े डॉक्टर चैन को एक गहरा धनुष दिया और अपना आभार व्यक्त किया। तो मैं आपका गहराई से धन्यवाद करता हूँ दादा चैन। ऐसा कहने के बाद वो पत्थर की मेज के पास बैठ गया और आम का एक टुकड़ा खाने लगा। केक नरम और सुगंधित रूप से मीठा था, बहुत ही स्वादिष्ट। यहाँ तक कि लू किंग जैसे व्यक्ति के लिए भी, जिन्होंने अपने पिछले जीवन में विभिन्न आधुनिक पेस्ट्रियों का स्वाद चखा था, उन्हें ये असाधारण रूप से स्वादिष्ट लगा। उन्होंने थाली में केक पर ध्यान केंद्रित किया और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक सफ़ेद चमक और शब्दों की एक श्रृंखला दिखाई दी। याम केक, मुख्य रूप से याम से बनाई गई पेस्ट्री, प्लीहा और फेफड़ों को मजबूत करने, गुर्दे और महत्वपूर्ण सार को मजबूत करने के लिए अच्छा। ऐसा लगता है कि इसका महत्वपूर्ण पुनर्स्थापना कारक प्रभाव पड़ता है। भाई, ये स्वादिष्ट नहीं है? लिटिल यान ने गर्व से पूछा। वास्तव में ये बहुत स्वादिष्ट है, लू किंग ने ईमानदारी से सिर हिलाया। मास्टर चैन ने लू किंग पर नजर रखी और देखा कि याम केक के कुछ टुकड़े खाने के बाद वो रुक गया, जिससे मास्टर चैन को आंतरिक रूप से सिर हिलाने को प्रेरित किया। भूख होने के बावजूद उन्होंने पेटूपन में आए बिना स्वादिष्ट भोजन के सामने अपने शिष्टाचार को बनाए रखा। लू किंग के प्रदर्शन ने उन्हें काफी संतुष्ट किया था। अतीत में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि गांव में इतना विशेष युवा है, लेकिन निष्कर्ष निकालना अभी भी थोड़ा जल्दी था। उन्हें कुछ समय तक निरीक्षण करने की आवश्यकता थी। लू किंग के बेहोशी के दौरे में उनके मन में जो विचार आया था, उसके बारे में सोचते हुए बूढ़े डॉक्टर चैन एक पल के लिए सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, लू किंग, तुमने औषधीय जड़ी बूटियों में रुचि का उल्लेख किया था। क्या तुम चिकित्सा सीखना चाहते हो? लू किंग ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अंध रूप से चिकित्सा सीखने के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने केवल औषधीय जड़ी बूटियों के आश्चर्य को देखा है और मैं उसके प्रति आकर्षित हूँ। दादा चैन को भी पता है कि मेरे परिवार को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। माता पिता दोनों का निधन हो गया है और हमारा परिवार इतना ही गरीब है जितना हो सकता है। केवल उन 2 अल्प एकड़ जमीन पर निर्भर रहने के कारण वहां तक पहुंचना वास्तव में कठिन है।
इसलिए मैंने सोचा कि यदि मैं जड़ी बूटियों को पहचानने और इकट्ठा करने के बारे में थोड़ा सीख सकता हूँ, तो शायद मैं उस कौशल का उपयोग अपनी बहन और स्वयं का समर्थन करने के लिए कर सकता हूँ। जड़ी बूटियां इकट्ठा करना वास्तव में एक रास्ता है, बूढ़े डॉक्टर चेन ने सिर हिलाया। लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं है। पहाड़ों में कई खतरे हैं और एक कुशल जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला बनना इतना आसान नहीं है। कोशिश करनी चाहिए, और इसके अलावा इस दुनिया में कौन सा काम आसान है? सच है, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आसान हो, बूढ़े डॉक्टर चेन ने स्वीकार किया। अपनी समझ के साथ किसी को देखना दुर्लभ है। अगर ऐसा है तो अगली बार से शुरू करें और अपने एक्यूपंक्चर के बाद रुककर मुझे जड़ी बूटियां सुखाने में मदद करें। आपको कितना याद है, ये आपकी समझ पर निर्भर करेगा। धन्यवाद दादा चेन। यद्यपि उन्होंने पहले भी बड़े डॉक्टर को इसका उल्लेख करते हुए सुना था, फिर भी ये सुनकर लू किंग खुशी से भर गए। दादा चेन, आज आप मेरे भाई को क्यों नहीं पढ़ा सकते? छोटा यान कुछ समय से सुन रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा समझ गया है। आज नहीं चलेगा, बूढ़े डॉक्टर चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज दादा चेन को शहर की यात्रा करनी है और उनके पास उतना समय नहीं है। शहर में? लू किंग के दिल में एक विचार आया, लेकिन वो पीछे हट गया। उनका आज का व्यवहार पहले से ही कुछ हद तक सीमा से बाहर था। आगे देखना उचित नहीं होता। आखिरकार अगर उसे पता भी होता कि अब शहर में क्या हो रहा है, तो ये उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं होता। लेकिन लिटिल यान को ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी। यह सुनकर कि बूढ़े डॉक्टर चेन शहर में जा रहे हैं, उसने तुरंत अपनी जिज्ञासु आंखों को चौड़ा कर लिया। दादा चेन, शहर में कैसा है? शहर? ये ऐसी चीज नहीं है जिसका वर्णन एक पल में किया जा सके। जब लिटिल यान बड़ा हो जाएगा तो आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। ये शहर ग्रामीण इलाकों से उन तरीकों से बहुत बेहतर है जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे। लिटिल यान का चेहरा तुरंत लालसा से जगमगा उठा। यहाँ तक कि लू किंग भी हैरान थे। बड़े डॉक्टर के शब्दों से ऐसा लगता है कि शहर में वास्तव में किसी तरह का रहस्य है। बड़े डॉक्टर के खड़े होने से पहले तीनों ने थोड़ी देर तक बातचीत की। ठीक है, तुम्हें अब जाना चाहिए। मुझे शहर की यात्रा के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। लू किंग, 3 दिन बाद एक और मजबूती प्रदान करने वाली सुई के लिए वापस आना याद रखना। बड़े डॉक्टर को जाने के लिए तैयार देख लू किंग ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर कहा, दादा चेन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ओ, ये क्या है? मैं एक प्रकार के धागे के बारे में पूछना चाहूँगा जो बहुत मजबूत है और टूटने की संभावना कम है। धागा? तुम्हें इसकी आवश्यकता क्या है? लू किंग ने बोलने से पहले अपने शब्दों को सावधानी से तौला। कल मैं नदी के किनारे मछली पकड़ने गया था और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास मछली पकड़ने की कुछ प्रतिभा हो सकती है। हालांकि घर पर भांग के धागे से बनी मछली पकड़ने की छड़ियाँ बहुत मजबूत नहीं है। अगर मैं थोड़ा बल लगाता हूँ तो लाइन टूट जाती है, जो मुझे बड़ी मछलियों को पकड़ने से रोकती है। इसलिए मैं मास्टर चेन से पूछना चाहता था कि क्या कोई ऐसा धागा है जो विशेष रूप से मजबूत हो और बेहतर मछली पकड़ने की छड़ी बनाने के लिए उपयुक्त हो। मजबूत धागा? लू किंग के शब्दों को सुनकर बड़े डॉक्टर सोच में पड़ गए। अचानक जैसे कुछ याद आने पर वे घर की ओर चले गए। यहाँ मेरा इंतजार करो,